नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से बहुत दिन के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा जो न्यू और एकदम फ्रेश तैयार है आप लोगों के लिए। तो क्यों ग्रुप बनाया, आप सभी मेरे बंधु मित्र भाइयों के लिए। तो वीडियो में बने रहना, आगे आपको सारा जानकारी और रूल रेस्ट्रिक्शन पता चल जाएगा। वैसे हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला सब लोग ज्वाइन हो सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आज की वीडियो से आपको बहुत सारे नए जानकारी मिलेगा जो शायद आपने इतनी डिटेल्स और डीपली कहीं देखे हो। तो दोस्तों बिना वीडियो देखे कैसे यकीन होगा, हुआ ना अक्लमंदी के बात। देखिए ध्यान से सुनिए, आज की ये वीडियो हमारा कोर्स की एक वीडियो पार्ट है जिसका हमने नाम रखा PM439 स्मेटिक को देखते दिखाते हुए फुल नेम और मीनिंग वर्किंग एक्सप्लेन। मतलब PM439 IC के बूट सीक्वेंस के बाद स्मेटिक से विरेज एल्डियोस किस जगह पर और किस IC पर किस लिए क्यों और किस काम से जाना जाता है और उस जगह पर क्यों वो वोल्टेज चाहिए होता है। एग्जाम्पल PLL सेक्शन, मोडेम, DSI, CSI, A, D, EBI, CDC एक्सेट्रा। ये सारे सेक्शन जो कि CPU में होता है, तो इनमें क्यों और कौन सी नाम से वो वोल्टेज जाता है, नाम का पीछे काम क्या है, फुल नेम क्या है, मीनिंग का गहराई क्या है। तो ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा, तो पेश की जाए कुछ अतरंगी और गहरी ज्ञान का भंडार। दोस्तों ये वीडियो हमारा बूट सीक्वेंस कोर्स का पार्ट 18 है जो कि कंप्लीट यहाँ पर नहीं है क्योंकि कुछ तो सिक्योरिटी बनता है। तो पार्ट 17 में हमने देखा PM439 पावर IC का बूट सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस PM439 पावर IC का और 4 पार्ट होगा, मतलब टोटल इसका 6 पार्ट होगा जिसमें क्वालकॉम की बहुत मिलती जुलती पावर IC का बहुत कुछ फंडा का भंडा फोड़ेंगे। तो अगर आप भी कोर्स करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को डेमो के तौर पर देखने के बाद इस नंबर पर कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और कोर्स की एकदम डीपली सारा जानकारी यूट्यूब में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो जिसमें वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको 18 पावर IC बूट सीक्वेंस कोर्स की पार्ट 18 पे। तो आज के इस पार्ट 18 में हम क्या देखने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों पार्ट 17 तक हमने यहाँ पर बूट सीक्वेंस कंप्लीट देखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी वोल्टेज की लाइन है, जैसा भी उसमें GR देखने को मिलता है, कब कौन सा वोल्टेज एक्टिव होता है, सारा कुछ हमने पार्ट 17 में देखा। मतलब कि यहाँ पर जो PM439 हमारा पावर IC है, इस पावर IC की पार्ट 1 में देख लिया। तो अभी देखिए यहाँ पर जो EMCP है ना, तो EMCP के जो यहाँ पर डाटा लाइन कमांड लाइन होती है MMC सेक्शन में, वो हमने नहीं देखा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्मेटिक से आपको समझाऊंगा, तब आप समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पावर IC PM439 है, तो इसका पार्ट 1 मतलब कि पार्ट 17 कंप्लीट है। तो अभी 18 ये जो पार्ट है 18 चल रहा है। तो इस 18 में यहाँ पर हम फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग टेक्निक कुछ भी नहीं देखेंगे। क्यों, आज यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो भी वोल्टेज लाइन है ये तो कंप्लीट है, लेकिन स्मेटिक में हम देखेंगे क्योंकि स्मेटिक को समझना, स्मेटिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो 5G फ़ोन आ रहा है, लेटेस्ट फ़ोन है। ठीक है, तो आने वाले और 2-3 साल के अंदर हो सकता है 6G फ़ोन आ जाए, 7G फ़ोन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। लेटेस्ट जो फ़ोन है, जो टेक्निक है, जो इसमें मैकेनिज्म है, सर्किट जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, टू टाइम चेंज हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम जो टेक्नीशियन है हमें भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस जो टेक्निक है, उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे तो हम काम क्या करेंगे। ठीक है, लोग तो क्या है कि अपने शौक के लिए फ़ोन खरीदेंगे, नए नए मार्केट में जो भी फ़ोन आएगा खरीदेंगे, तो उसमें जो फॉल्ट क्रिएट होगा, उसमें जो प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है। ठीक है, अगर हम नहीं ठीक कर पाएंगे तो वही बात होगा कि कस्टमर हमारे पास आएगा लेकिन रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, तो एक जाएगा तो एक ने दूसरे और बहुत लोगों को बोलेगा कि नहीं ठीक होता है, लेटेस्ट फ़ोन इसमें मत जाओ, ऐसा बहुत सारा ऐसा वगैरह चीज़ें होती है। तो आप समझ सकते हो। तो उसी हिसाब से देखो हमें भी अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट होने के लिए मैं आपको रिकमेंड बार बार करूँगा कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ, जिस भी मैं तरीके से बता रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ अपने जो स्मेटिक है उसमें जाना है और देखना है, समझना है, पढ़ना है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट में PM439 मतलब कि क्वालकॉम चिपसेट का शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको ध्यान दे के एक एक पार्ट को समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो PM439 है इस आईसी के जितना सारा पार्ट होगा सभी पार्ट में CPU, AMCP, पावर आईसी मतलब कि क्वालकॉम चिपसेट की जितने सारे सर्किट है, जो भी वोल्टेज है, किस लिए चाहिए होता है CPU में, CPU किस तरह काम करता है, क्या सिस्टम होती है, सारा कुछ खोल के बताने वाला, मतलब कि फंडा क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आपको बस समझना है, क्योंकि आने वाले जो पार्ट्स है, जो लेटेस्ट आईसी है, उनको तो बताऊंगा, लेकिन जो नया चीज़ होगा उनमें वही चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह है वो जो मैंने बताया मीडियाटेक में सेम टू सेम मिलता जुलता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, इसका फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग बताऊंगा। और इसमें जो DC to DC आईसी है हमारा BQ रहेगा तो किस तरह होगा फॉल्ट फाइंडिंग, और हमारा PMI रहेगा जो कि हमारा DC to DC PMI होता है, तो ये हमारा PMI 632 है, तो PMI आईसी और भी होता है, तो वो होगा तो किस तरह फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग होगी वो भी हम देखने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारा PM439 आईसी है इसका लास्ट में बताऊंगा, इसका जो लास्ट पार्ट होगा उस पार्ट में फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग कंप्लीट बताऊंगा। तो आज की इस पार्ट में हम यहाँ पर स्कीमेटिक से समझेंगे, और ये जो हमारा पावर आईसी के अंदर जो BREG 2 सेक्शन से LDO वोल्टेज आउटपुट होता है, उन LDO वोल्टेज का जो GR वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू, और फिर इसमें जो लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये समझेंगे। फिर CPU की सेक्शन, EMCP की सेक्शन, जो यहाँ पर लाइन होती है पावर आईसी से जाता है, आउटपुट होता है, मॉडेम सेक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जाता है CPU में वोल्टेज, BREG वोल्टेज। ठीक है, तो वो सब देखेंगे। उसमें जो शॉर्ट फॉर्म है, नाम जानेंगे, पूरा नाम क्या है, काम जानेंगे कि CPU के अंदर वो वोल्टेज किस लिए चाहिए भाई, अगर मिसिंग होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो देखिए अभी जो मैं आपको स्कीमेटिक से समझाऊंगा, ठीक है, वो सारा का सारा होगा कि ये हमारा जो CPU है, जो बूट है, बूट कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस होती है वो बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम में फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, लेकिन डिस्प्ले जो हमारा ग्राफिक बनने के लिए, ठीक है, ग्राफिक बनने के लिए, लाइट आने के लिए जो हमारा LDO BREG वोल्टेज चाहिए होता है, वो सब मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, और चीज़ें बता के क्लियर करूंगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म होगा, फुल फॉर्म बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखना और साथ में नोट करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर स्कीमेटिक में। तो दोस्तों यहाँ पर स्कीमेटिक में देख सकते हो आप Redmi 8A स्कीमेटिक, Redmi 8A का लेआउट और बीट मैप, कंपोनेंट नेम और Redmi 8 का डायग्राम। Redmi 8 का डायग्राम क्यों लिया है और इससे मैं क्या समझाने वाला हूँ आप लोगों को, वो भी चीज़ें क्लियर करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्कीमेटिक डायग्राम में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ना चाहेंगे तो हमें एक चीज़ और इसमें दिक्कत फेस करना होगा, क्या कि स्कीमेटिक डायग्राम में तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कि मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है इसीलिए मुझे मिल जा रहा है। तो अगर हम इसमें जो कंपोनेंट्स है या फिर जो आईसी है मदरबोर्ड में, यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड है ना, तो इसमें देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आईसी है मिसिंग है। ठीक है, या फिर ये हमारा APT आईसी मिसिंग है। ठीक है दोस्तों, तो APT आईसी में जो बॉल होता है, जो बॉल कनेक्शन होती है, लाइनें होता है, तो हम APT आईसी का लोकेशन को स्कीमेटिक में कैसे देख पाएंगे भाई, इतना सारा स्कीमेटिक में तामझाम रखा हुआ है, तो हम कहाँ ढूंढे, मैन्युअली ढूंढ के निकाल नहीं सकते, उतना टाइम ही हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए लेआउट होता है, जो लोगों को पता है वो तो जानते हैं, जिनको पता नहीं है मैं बता रहा हूँ। लेआउट में जाओ और लेआउट में जाके यहाँ पर आपको ढूंढना होगा। तो लेआउट मतलब कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसी का ही रूप है। ठीक है, उसी का ही रूप है, बस उसमें उस कंपोनेंट के ऊपर एक कोड लिखा होता है, जैसे कि हमारे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इस तरह होता है ना, उसमें कोड होती है, यूनिक कोड, तो उसी कोड लिखा होता है। जो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट के पास हर एक कंपोनेंट के ऊपर लिखा होता है, तो उसी कंपोनेंट के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होते ही स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करके उसका लोकेशन ढूंढ पाएंगे कि कहाँ पर वो लगा हुआ है। देखिए मिल जा रहा है ना इस तरह, तो सेम टू सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर आके देखेंगे कि हमारा APT आईसी किधर है भाई, तो देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड होता है। ठीक है, जैसे कि हम इंसान है, हमारे बैक साइड फ्रंट साइड होता है, कोई भी चीज़ है, फ़ोन भी है, कुछ भी है, उसमें बैक साइड फ्रंट साइड होता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह इसमें मदरबोर्ड में फ्रंट साइड बैक साइड है। तो देखिए यहाँ पर 4GPA है। ठीक है, स्कीमेटिक से मिलाना है आपको कि ये जो हमारा कंपोनेंट है या फिर हमारा आईसी है किस बड़े आईसी के सामने है।
ठीक है, आपको टारगेट किसको करना है, बड़े आईसी या फिर कुछ ऐसा लैंडमार्क ढूंढना है। मतलब कि जो हम पार्सल मंगाते हैं बाहर से और उसमें एक ऑप्शन होती है कि लैंडमार्क, ठीक है। तो लैंडमार्क मतलब कि जो बड़ा जगह होता है, बड़ा ऑप्शन होता है, ठीक है, बड़ी चीज़ होती है जो लोग ढूंढ पाए, तो हम उसी का टारगेट यहाँ पर उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सिम कनेक्टर है, ठीक है, सिम कनेक्टर मतलब कि सिम मेमोरी कनेक्टर। तो इसके सामने हमारा 4GP है, ये बड़ा आईसी है और इसमें एक और यहाँ पर सील्ड लगा हुआ सेक्शन है। तो इसके अंदर हमारा APT आईसी है। तो ये हम टारगेट कर लिए कि कहाँ पर है, और मदरबोर्ड को भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डिज़ाइन कुछ इस तरह बना हुआ है। तो इसको हम ट्रैक कर लिए कि हम देख लिए कहाँ पर है। तो फिर हम यहाँ पर लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए, आप समझिए ये हमारा बैक साइड है ना, तो ये हमारा 4GP है, ठीक है। आपको पता है, आप काम कर रहे हो तो आपको पता है 4GP में कुछ इस तरह इसका लेग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आईसी है 4G और इस साइड पे आप देखिए ये हमारा क्या है, APT आईसी कोयल लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको देखिए यहाँ पर कॉपी हो गया, देखिए L देखिए U2900 और यहाँ पर देखिए नंबर जो कॉपी हो गया, ये हमारा कॉपी किस लिए हुआ, डबल क्लिक किया इसीलिए। तो कॉपी करके हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर आके इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और फिर सर्च बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए आ गया है ना। तो ये हमारा APT आईसी है, QET, ये हमारा APT आईसी। तो कुछ इस तरह लेआउट स्कीमेटिक से हम इसको देख सकते हैं। और बीटमैप का काम क्या होता है, देखिए बीटमैप से हम देखिए यहाँ पर जो लाइन है, कहाँ से कौन सा लाइन जुड़ रहा है, अगर किसी लाइन में इसका नाम नहीं लिखा होगा, इसका जो बॉल नंबर नहीं लिखा होगा, तो उसको आप कैसे ढूंढें। तो उसको ढूंढने के लिए आपको उसका बॉल काउंटिंग आना चाहिए, जो कि आपको आता ही है। अगर नहीं आता है तो वो बेसिक कोर्स में आता है दोस्तों, ठीक है। बेसिक कोर्स आपको आना चाहिए, जो कि मैंने जो हमारा DC to DC आईसी की कोर्स है उसमें बता रखा है, आईसी की बॉल काउंटिंग किस तरह करते हैं, लेग का और बॉल का, ठीक है। तो आपको आता है तो बढ़िया बात है। तो इस तरह बॉल काउंटिंग करके आप निकाल सकते हो, या फिर आप इसका जो आईसी है ना, आईसी की जो लोकेशन है, मतलब कि उसका जो बनावट है, देखिए यहाँ पर हमारा बॉल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह एक शेप बना हुआ है। तो हम उसी शेप के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो आईसी की बॉल है इस साइड है, ठीक है, इस साइड है, तो हम आईसी को इस तरह लगाना है, ठीक है। अगर मान लो सारा बॉल सेम टू सेम है आईसी, कोई भी बॉल गैप नहीं है, बीच में छूटा हुआ नहीं है, तो उस टाइम में अगर आपने बिना नोस्काट पॉइंट देखे उठा दिए, तो आपको बस स्कीमेटिक डायग्राम पे आना है और उसका जो मॉडल है, अगर मॉडल मिल रहा है तो लगा देना है। अगर मॉडल नहीं मिलता है तब क्या करना है भाई, उसका मॉडल नहीं मिल रहा है तब आपको पार्ट फाइंडर में जाना है और उसमें सर्च करना है आपके पास जो आईसी है, जिस आईसी में कोई भी बॉल गैप नहीं है, बॉल में गैप नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा आईसी एक है, देखिए ये हमारा PMI आईसी है, तो इसमें कोई भी बॉल गैप नहीं है, छूटा हुआ नहीं है। मदरबोर्ड में भी प्रिंट सब है, आईसी में भी बॉल सब है। तो हमने यहाँ पर गलती क्या किया कि जब हमने यहाँ से आईसी को उठाया, नोस्काट पॉइंट नोटिस नहीं की, और जब हम स्कीमेटिक डायग्राम पे आए उसका नोस्काट पॉइंट देखने के लिए, तब स्कीमेटिक डायग्राम में उसका मॉडल ही नहीं मिला। तो उस टाइम करें तो क्या करें, तो देखिए उस टाइम ऑप्शन जो है, आप उसका मदरबोर्ड जो है ना, आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो, उसका रिपेयरिंग कोई वीडियो देख सकते हो। अगर रिपेयरिंग वीडियोस में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आईसी की नोस्काट पॉइंट कुछ इस साइड पे लगा हुआ होता है, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ इस तरह फॉलो करता था पहले, ठीक है। अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो अभी मुझे पता चल जाएगा, किस तरह पता चल जाएगा, और आपको भी किस तरह पता करना है। आईसी को यहाँ पर जो पार्ट फाइंडर है इसको फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद देखना है कौन सी मॉडल पे वो आईसी लगा हुआ है। तो उस मॉडल को ओपन करना है और उसमें देखना है कि आईसी कौन सा बॉल से किधर कनेक्ट हो रहा है, क्या लाइन कनेक्टर है। अगर ये हमारा DC to DC आईसी है तो VBAT लाइन किस बॉल पे कनेक्ट हो रहा है, तो आपको उसी मदरबोर्ड में जो आपके पास है, उसी मदरबोर्ड में VBAT से जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, उस कनेक्टर से मल्टीमीटर को बीप मोड पे लगा के टेस्टिंग करना है आईसी की प्रिंट पे, ठीक है। उसमें लोकेशन देखना है। अगर मान लो यहाँ पर हमारा लोकेशन है, VBAT है यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर है, तो हमें देखना है जो चारों जगह है, चारों मतलब साइड है, चारों साइड में यहाँ पर हमें 2 बॉल छोड़ के हमें टेस्टिंग करना है, ठीक है दोस्तों। टेस्टिंग करना है कि कौन सी बॉल पे बीप रीडिंग आ रहा है। जिस बॉल पे बीप रीडिंग आएगा, मतलब कि VBAT लाइन तो एक बॉल पे कनेक्ट नहीं होता, कुछ बॉल पे कनेक्ट होता है, तो उन बॉल पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि हमें तब पता कर लेना है कि उस फ़ोन में आईसी की जो नोस्काट है किस एरिया में लगा हुआ है, किस साइड में लगा हुआ है।
तो जैसे ही हमें मिल जाएगा नोज कट पॉइंट इस साइड में लगा हुआ है तो हम तुरंत उस मदरबोर्ड में लगा देंगे, क्योंकि उसका जो नोज कट पॉइंट है वो मिल रहा है अदर फ़ोन में और उसी हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर भी सेम इसी तरह मिलना चाहिए जो कि मिलता है। ठीक है, तो हम लगा देंगे, हमारा फ़ोन ओके हो जाए, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अलग से एक नॉलेज जो कि हमारा इस कोर्स में नहीं होता, फिर भी मैं आपको बताया, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह तरीका होता है, तो आप आजमा सकते हो, देख सकते हो और अपना जो काम है एडवांस तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया जो हमारा बीटमैप है, कुछ इस तरह इसमें फाइंड करना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों बीटमैप जो है ना, बीटमैप पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। क्या क्या, यहाँ पर देखिए लाइन का नाम जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर लाइन का नाम देख सकते हो। ठीक है, लाइन का नाम क्या है, और यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट, पिन नंबर, यहाँ पर देखिए कमेंट, डायोड वैल्यू, कैपेसिटर वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू, ओम्स वैल्यू। तो ये सारा अभी नील है, मतलब कि अपडेट जब आएगा इसका तब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम स्मेटिक के सहारे नहीं चलेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस के सहारे चलेंगे और एक्सपीरियंस को बिल्डअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना एक्सपीरियंस को हम बिल्डअप करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा और हमारे इन फ्यूचर जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए भी बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह नाम देख सकते हो, और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा लाइन किधर जा रहा है और किससे कनेक्ट हो रहा है। जैसे आप पता चल जाएगा कि उस लाइन से, मतलब कि उस कैपेसिटर से या फिर उस कंपोनेंट से लाइन किस साइड पे जोड़ना चाहिए, आईसी पे मिसिंग है, वाटर डैमेज है, जंपर लगाना है, फ़ोन ठीक करना है, मार्क्सिंग करना है, ओके हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीटमैप से ये चीज़ें हम पता कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ है जिससे आपको सीखना है, सारा नॉलेज लेना है, वो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। और यहाँ पर देखिए रेडमी कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट से हम पता कर सकते हैं कि आईसी का नोज कट पॉइंट किधर है। ये देखिए नोज कट पॉइंट किधर है, और यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा ये सीपीयू है कौन सा मॉडल का है, क्या नंबर है, ये पता कर सकते हैं। लेकिन नोज कट पॉइंट से ना हम 3 चीज़ें से पता कर सकते हैं। एक तो हो गया यूट्यूब से, एक तो हो गया हमारा बॉल काउंटिंग करके, दूसरा मॉडल से मिला के, 2 तरीका। ठीक है, 3 तरीका नहीं 5 तरीका होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना तरीका होता है। तो 2 तरीका हो गया, यहाँ पर एक हमारा जो कंपोनेंट नेम है इससे हो गया 3 तरीका। ठीक है, और मान लो अगर इन तीनों तरीक़े से काम नहीं हो रहा है तब क्या करें, तो यहाँ पर देखिए बीटमैप है, तो बीटमैप से भी आप काम कर सकते हो। बीटमैप से भी नोज कट पॉइंट पकड़ सकते हो। किस तरह पकड़ना है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखना है कि हमारा बीबेट जो लाइन है कौन सी बॉल पे किस पे कनेक्ट हो रहा है, या फिर जो बीबेट लाइन है कौन सा पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, नोज कट पॉइंट ढूंढना है तो इस तरह क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि किस साइड पे बीबेट है। तो आप तुरंत क्या कर सकते हो कि उसी मदरबोर्ड में, उसी जो मदरबोर्ड है उसी मदरबोर्ड में सेम उसी जगह पर ये जो है यहाँ पर एक साइड की किसी कोने पे जो 5 बॉल पे कनेक्ट हो रहा है उसको भी सेम उसी तरह और जो बीप रीडिंग है लेके आप नोज कट पॉइंट पकड़ सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लेआउट से भी पकड़ सकते हैं। किस तरह पकड़ना है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आईसी है ना, तो आईसी में देखिए यहाँ पर जो है एक डॉट है, तो डॉट का मतलब इस साइड नोज कट पॉइंट है। और इस आईसी का भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर 4GPA का यहाँ पर डॉट है, तो इसे भी हम पकड़ सकते हैं नोज कट पॉइंट किधर है। और ये सीपीयू है, इसका भी इस साइड पे डॉट है। ठीक है, डॉट जिधर पे होगा उसका नोज कट पॉइंट उधर साइड है। देखिए यहाँ पर डॉट है, कुछ इस तरह डॉट है। और अब हम देखते हैं और एक चीज़ पावर आईसी, और पावर आईसी में देखिए कुछ इस तरह एरो टाइप का बना हुआ रहेगा, तो इसका डॉट पॉइंट कुछ इस साइड पे होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम नोज कट पॉइंट को पकड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए स्कीमेटिक है ना, स्कीमेटिक से मेन चीज़ें, स्कीमेटिक को समझना है, स्कीमेटिक को पढ़ना है। हमेशा जो भी मॉडल नया आपके पास आ रहा है फ़ोन, ठीक है, और आप उसमें देख रहे हो कि उसमें अलग चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं है, तो आपको पता करना है, समझना है, सीखना है, जानना है। तो उस मॉडल को आप दिमाग पे रख लो, अपना फ़ोन में नोट कर लो। जब फ्री टाइम रहोगे, जब आपका पास टाइम रहेगा, स्कीमेटिक पे आ जाओ और उस फ़ोन का स्कीमेटिक डायग्राम निकाल लो, या फिर उसका एक मदरबोर्ड का फ़ोटो खींच के रख लो, मॉडल खींच के रख लो। आप उसका जो आईसी है, पावर आईसी है, DC-DC आईसी है, मदरबोर्ड है, उसको एनालाइज कर सकते हो, स्कीमेटिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया, तो चलिए अब मेन चीज़ पे ध्यान देते हैं। दोस्तों हमारे पास अभी DC-DC चार्जिंग आईसी का कोर्स है। ठीक है, 2 कोर्स है, तो 2 कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगी, तो सुन लो। ये जो हमारा बूट सीक्वेंस कोर्स है, इस कोर्स में आपको लेटेस्ट पावर आईसी का बूट सीक्वेंस मिलेगा, जैसे सिंगल, डुअल, ट्रिपल, 5, 6, 7 जितना पावर आईसी होता है सारा का बूट सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मजाक कर रहा हूँ, 5, 6, 7, 8 तो नहीं होता है, मतलब 5 होता है भाई, क्या बता रहा हूँ मैं। देखिए 5 आईसी 6 आईसी हो जाता है, तो उसका जो सीक्वेंस होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कब बनता है, जो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनना चाहिए वो बनता है किस तरह, उसके बारे में जानकारी कंप्लीट दिया जाएगा। वोल्टेज वैल्यू, GR वैल्यू, उसमें फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, सीपीयू में क्यों वो वोल्टेज जाता है, किस लिए जाता है, क्या काम करता है, अलग अलग पावर आईसी क्यों लगा हुआ होता है, पावर आईसी के अंदर से कौन कौन सा बाक LDOs वोल्टेज आउटपुट होता
सकता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों बूट सीक्वेंस में आपको डीसी रीडिंग का कोड की किस रीडिंग के हिसाब से आपको किस जगह पर काम करना है। आपके पास फोन लेके आया कस्टमर, आपने उसको ट्रेसिंग करने के लिए ओपन किया, मदरबोर्ड ओपन करते ही आपका दिमाग हिल गया, भाई कहाँ से काम शुरू करें, यही दिक्कत है। तो इस दिक्कत में आपको चाहिए होगा ऐसी जानकारी जिससे आप आसानी से ठीक कर पाओ या फिर ट्रेसिंग करके उस फॉल्ट को निकल पाओ। ठीक है, देखिए मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जो कोर्स है उसका कर लोगे तो आपका काम 100% बनेगा, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे बहुत बड़े टीचर हो जाए, उनसे कोर्स कर रहे हो और फिर भी आपका दिमाग में नहीं जा रहा है तो आप काम नहीं कर सकते। भाई आपको मेहनत करना है, आप ही को सीखना है, हमारा काम सिखाना है, आपको सीखना है। समझ लेना, कोई टीचर आपका दिमाग के अंदर जाके नहीं देने वाला कि ये लिख के मैं दे रहा हूँ आपका दिमाग में सेव हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ना ही आएगा। ठीक है, तो आज से 50 साल बाद हो सकता है ऐसा कोई चिप, नैनो चिप जो हमारे दिमाग के अंदर चला जाए और सब कुछ हम देख पाए। अगर ऐसा होता है तो देख लेना उस टाइम। ठीक है भाई, अभी का टाइम पे कुछ ऐसा सिस्टम है तो आपको ही दिमाग पे जोर लगाना है, सीखना है। अभी आप ABCD सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी उसको वर्ड बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ग्रामर करना है। पढ़ाई के जैसा पढ़ लो, काम आ जाएगा। आपने पहले पढ़ाई नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लो। ठीक है, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगा, साथ में आपका रिपेयरिंग भी सीखना हो जाएगा। कैसे? स्मेटिक का जब पढ़ोगे तो उसमें तो आपको वर्ड्स तो देखने को मिलेगा, तो उसी टाइम पढ़ के समझ के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चार्जिंग ऐसे में क्या होने वाला है, देखिए बूट सीक्वेंस का जो कोर्स की फी है 3000 है, जो हर कोई निकाल सकता है अपना काम करके। ठीक है, मैं 50, 60, 30, 40 हज़ार नहीं रखा, क्यों? मुझे पता है, मैं भी उसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और देखिए डीसी टू डीसी जो चार्जिंग सेक्शन का कोर्स है उसमें 6 चार्जिंग IC का वीडियोस मिलेगा, कंप्लीट एक बोल का जानकारी मिलेगी, जो कि इसका फीस 550 है। 17 मतलब 17 वीडियो है। बूट सीक्वेंस का 33 वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कोर्स का वीडियोस किस तरह मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, ये जो चीजें है सभी चीज का जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक मतलब वीडियोस का लिंक है जो यूट्यूब में डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा, टोटल जान सकते हो। और अभी कितना पार्ट आया है, कितना आने वाला है, क्या क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, इसका बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप में आ जाओ, मैसेज कर लो, फोन कॉल कर लो। कॉल की टाइमिंग 10 AM to 8 PM। ठीक है भाई, तो दोस्तों फाइनली अब आपको मिल जाएगा उस ग्रुप की जानकारी। देखिए उस ग्रुप का नाम है LME मतलब लोकल मोबाइल इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद मोबाइल मैजिशियंस। ठीक है भाई, मैंने रखा ये नाम मोबाइल मैजिशियंस। ठीक है, तो ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर मिल जाएगा ग्रुप का लिंक। ठीक है, मोबाइल मैजिशियंस ग्रुप लिंक लिख के, नाम लिख के सब मिल जाएगा, क्लिक करना है, आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। बस ग्रुप में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, क्या है देखिए, ग्रुप में ना तो आप कोई धर्म के रिलेटेड गाली गलौज, किसी से उल्टा सीधा बातचीत, झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो मैं ग्रुप से डायरेक्ट आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम करूंगा और ऐसा भी सिस्टम करूंगा कि दोबारा आप इस ग्रुप में किसी भी तरह ज्वाइन नहीं हो सकते हो। ठीक है भाई, और एक चीज, इस ग्रुप में जो भी लोग रहेंगे मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कुछ भी चीज का प्रमोशन करना चाह रहे हो और आपने गलती से प्रमोशन कर लिया, ठीक है, इस बात को सुनते हुए भी, तो आपको भी ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपको प्रमोशन करना है जो कि हमारा मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड हो, कोई भी टूल्स हो, कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना होगा, मैसेज करना होगा, मुझसे बातचीत करनी होगी, जो भी मैं परमिशन देता हूँ, जो भी रिक्वायर्ड होता है, फिर जाके मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे आप प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रुप किसके सहारे बना, मेरे सहारे। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए भी कोई भाई का नुकसान हो। फ्रॉड का सिस्टम आजकल बहुत चल रहा है, इसीलिए आप ग्रुप पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकते, ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकते। ठीक है, सुन लेना ध्यान से बात, क्योंकि जब आप ऐसा गलती करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट रिमूव कर दूंगा और आपको कभी भी इसमें ऐड नहीं करूंगा। अगर बहुत ज़्यादा इस तरह प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा चल रहा है काम, तो मैं इस ग्रुप को भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और इन फ्यूचर कभी भी मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा। ठीक है, समझ लेना। और ग्रुप में कोई भी उल्टा सीधा बात नहीं होना चाहिए, सब लोग जुड़ेंगे ग्रुप में, जो भी नया अपडेट आएगा मिलता रहेगा, आप आपका काम कर सकते हो। करने के बाद अगर कोई बंदा हेल्प के लिए बोल रहा है तो आप हेल्प कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। अगर आप हेल्प करोगे, आपके पास जो भी आइडिया है, जो भी आपका दिमाग में आ रहा है, उस वक्त जो कोई और बंदा उसमें पोस्ट कर रहा है और बता रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए, तो अगर आप हेल्प करोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप देखो आपको भी हेल्प करना है, अगर आप सिर्फ हेल्प मांग रहे हो तो मैं उस पर भी ध्यान रखूंगा। ठीक है, उस पर भी ध्यान रखूंगा कि आप ज़्यादा हेल्प मांग रहे हो, हेल्प ले रहे हो, लेकिन आप हेल्प नहीं कर रहे हो। जो भी एक्सपीरियंस है आप में, जो भी आप जानते हो, उसी रिलेटेड आप हेल्प कर सकते हो। अगर हेल्प नहीं करोगे तो भी आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं शॉर्टकट लिए ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। देखिए LME मोबाइल मैजिशियंस, यहाँ हम सब मोबाइल टेक्नीशियंस एक कूल और पॉजिटिव कम्युनिटी बना रहे हैं। यहाँ हर किसी को अपने आइडियाज, प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन डिस्कस करने का मौका मिलता है। कोई भी धर्म रिलेटेड या गाली गलौज नहीं करना, बस दोस्ताना माहौल बनाना। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो यहाँ सब रेडी है। फ्री टाइम में एक दूसरे की मदद करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। लेट्स मेक ए बेटर टेक कम्युनिटी टुगेदर।
ठीक है भाई। तो दोस्तों रुकिए 1 मिनट, आपको इस वीडियो में लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। लाइक और कमेंट करके फिर लिंक को क्लिक करना है, वरना लिंक ओपन ही नहीं होगा, ठीक है भाई। लाइक कमेंट करो, क्योंकि आप लोग ना लाइक कमेंट नहीं करते और मुझे लाइक कमेंट नहीं चाहिए। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा वीडियोस कौन कौन देख रहा है, मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे मुझे खुशी हो सके और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अलग टॉपिक बनाने की कोशिश करूंगा। जो पेड है कोई दिक्कत नहीं, और भी वीडियोस आने वाला है, ठीक है दोस्तों। वीडियोस क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो वीडियोस जो है ना अभी रेगुलर आने वाला है। कौन कौन सा आने वाला है? जो हमारा डिस्प्ले की ग्राफिक का वोल्टेज नहीं बनता है ना, -5 और +5, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या चक्कर करते हैं कि हमारा सबसे पहले ग्राफिक का वोल्टेज बन जाए, फिर लाइट को देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक भी नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं आ रहा है, फोन ऑन हो रहा है, तो उस चक्कर में पढ़ते पढ़ते आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसमें हो जाता है कि किसी और जगह से प्रॉब्लम या फिर किसी और जगह से प्रॉब्लम, लेकिन आप इस वोल्टेज को बनाने के चक्कर में चल रहे हो। तो उसके लिए मैं ऐसा एक सिस्टम बना रहा हूँ जो कि परमानेंट सोल्यूशन है, जो कि आप टेस्टिंग कर सकते हो आराम से। कोई बैटरी का जुगाड़ नहीं है, क्योंकि बैटरी का जुगाड़ करोगे तो उसमें बैटरी को भी चार्ज करना है, ठीक है। चार्ज तो जाएगा बैटरी का, तो मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। काम चल रहा है। बनाने के बाद मैं कोई पेड वेड नहीं रखूंगा, ये नहीं समझना, पेड नहीं रखूंगा। मैं सारा तिगड़म तगड़म खोल के बताऊंगा, यूट्यूब का ही वीडियो आने वाला है, ठीक है। और भी ग्रेट जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो बाईपासिंग है, लाइन बाईपासिंग का वीडियोस भी आएगा। अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू देखिए, मैं बताता हूँ लास्ट पे आपको क्या करना है। कोर्स के लिए कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए Redmi 8 स्कीमेटिक डायग्राम, तो हम इससे समझेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Redmi 8 इससे भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ एडवांस है जो कि मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर बनने वाला चीज़ है DC टू DC IC से BPH पावर BBUS इनपुट होता है तब बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या सर्च करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट PMI 632 सर्च करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर PMI 632 निकल के आ गया है। तो इस पर देखिए यहाँ पर ये B सेक्शन है, तो हम इसका देखते हैं BBUS इनपुट किस सेक्शन में होता है, जो कि ए सेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा ए सेक्शन है PMI 632 IC का। तो यहाँ पर देखिए BBUS USB इन, तो BBUS वोल्टेज इनपुट होता है। और मैंने एक चीज़ और नहीं बताया जो बूट सीक्वेंस में ड्राइंग करके, वो है कंपोनेंट्स। तो देखिए कंपोनेंट्स जो है आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज लाइन में कंपोनेंट्स होता है, फिल्टरिंग के लिए होता है, कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। कैपेसिटर नैनोफैराड, पिकोफैराड और माइक्रोफैराड होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का वैल्यू और जो नंबर चीज़ है सारा कुछ देख सकते हो आप। स्कीमेटिक पे आके उसका वैल्यू नंबर सब देख सकते हो, लेकिन जो वोल्टेज लाइन है उसमें उतना ज़्यादा जो है नोटिस करने वाला चीज़ें नहीं है। अगर उससे कैपेसिटर निकल जाता है तो आपको रिप्लेस करना है सेम किसी मदरबोर्ड से, मतलब सेम मदरबोर्ड नहीं है आपके पास तो भी चलेगा, किसी और मदरबोर्ड से उसी लाइन का वोल्टेज लाइन का जो कैपेसिटर है उसको निकाल के लगा दो। लेकिन कोई एक सेंसिटिव लाइन होगा, जैसे कि हमारा बूट कैप, इसमें जो कैपेसिटर है, जो भी वैल्यू का कैपेसिटर रहेगा, उसको आप उसी जो वैल्यू है उसी हिसाब से आपको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। ऑडियो सेक्शन की जो कैपेसिटर है उसको भी सेम उसी तरह करना है। जो फ्लाई बैक कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसको भी सेम उसी वैल्यू का रिप्लेस करना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान देना है, समझना है, सीखना है, जानना है, तो आपको मतलब जो काम है अपना बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और सही ढंग से कर पाओगे। तो BBUS इनपुट होता है, तो BBUS लाइन में डायोड भी रहती है, ठीक है, और कैपेसिटर और भी ज़्यादा रहता है, तो ये पीछे रहता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे ये BBUS इनपुट हुआ। तो ये BBUS इनपुट होते ही हमारा जो PMI IC है, इससे यहाँ पर देखिए BPH पावर बनने लगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए BPH पावर बनने लगा, और ये हमारा कॉइल है जो कि स्विचिंग करके आगे आउटपुट करता है BPH पावर, ठीक है दोस्तों। और BPH पावर में देखिए कैपेसिटर है, डायोड है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। और इसमें देखिए कंपोनेंट के ऊपर एक साइड में NC रहेगा, NC का मतलब नॉट कनेक्ट, ठीक है, NC रहेगा, NF रहेगा नॉट फिटिंग, ठीक है। कुछ इस तरह नाम होता है जो आपको समझना है, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जो लोग स्कीमेटिक पढ़ना नहीं जानते, स्कीमेटिक नए नए लिए, स्कीमेटिक को नए नए खरीदा है, सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर BPH पावर बन के यहाँ पर रिटर्न हमारा पावर IC में आता है, जो कि हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है, ठीक है। और जब हम चार्जर नहीं लगाते तो यहाँ से BBUS वोल्टेज इनपुट होता है, और अंदर एक MOSFET होती है, MOSFET से स्विच होके यहाँ पर हमारा BPH पावर बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम बैटरी लगा रहे तो उस टाइम ये कोयल नहीं है, ख़राब है, कुछ भी है, कोयल उठा दो, फ़ोन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस चार्जिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। और चार्जर से जब हम फ़ोन को डेड फ़ोन को चेक करते हैं चार्जर लगा के, तब यहाँ पर जो हमारा कोयल है सही रहना चाहिए, ठीक है। तो BPH पावर बनेगा, और बूट कैप सारा वगैरह यहाँ पर जो भी चार्जिंग सेक्शन में काम करता है वो सही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह फंक्शन होती है। BPH पावर बन गया, तो BPH पावर बनने के बाद बहुत सारी जगहों पे जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है। बहुत सारी जगहों पे BPH पावर जाते हैं, तो आप देख सकते हो बहुत सारी जगहों पे जा रहा है।
तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभी पावर आईसी, क्योंकि बीपीएच पावर डायरेक्ट किस पे जाता है, पावर आईसी में इनपुट होता है और भी जगहों पे जाता है। तो हम यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस के हिसाब से डेड फ़ोन किस तरह ट्रेसिंग करते हैं, किस तरह फॉल्ट पकड़ते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर डायरेक्ट पावर आईसी में जाएंगे। ठीक है, तो पावर आईसी का यहाँ पर नंबर सर्च करेंगे PM439। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सर्च किया PM439 और इतना सारा नाम लिख के आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए PM439 और कोड देखिए यहाँ पर U1201A। तो ये ए सेक्शन है और एक सेक्शन, और देख सकते हो आप ए सेक्शन की सारा जो यहाँ पर बॉल है ग्राउंड है। तो हमें बस यहाँ पर कोड को कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमें पेस्ट करना है और यहाँ पर ए को मैंने हटा दिया और अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। तो ए सेक्शन में ग्राउंड है। तो बी सेक्शन देखते हैं। बी सेक्शन में भी कोई कुछ नहीं है, इसमें हाउस कीपिंग देखिए यहाँ पर एक चीज़ HK मतलब कि हाउस कीपिंग सेक्शन है। हाउस कीपिंग क्या है, कंट्रोल इंटरफेस, ये हमारा हाउस कीपिंग है जो कि बी सेक्शन। तो डी सेक्शन को देख लेते हैं, फिर हाउस कीपिंग मतलब कि कंट्रोल इंटरफेस सेक्शन को देखेंगे। तो इसको भी देखना चाहिए जो कि मैं बताऊंगा अभी आप। तो यहाँ पर देखिए हमारा सी सेक्शन, इसको भी देखेंगे बाद में। डी सेक्शन, तो देखिए यहाँ पर डी सेक्शन में क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पर देखिए PM439 ब्रिज 1 है। ठीक है, ब्रिज 1 सेक्शन। और आप देख सकते हो इसमें बीपीएच पावर, ठीक है, बीपीएच पावर जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है, डायोड कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है। और आप देखिए VDD-S1। तो VDD का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन क्यों कहा जाता है भाई, किसका नाम है ये, क्यों इसको नाम रखा हुआ है, इसको जानना है। तो वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन या फिर VDD क्या है, ऐसा लिख के यूट्यूब सर्च करो या फिर गूगल सर्च मारो, पूरा आपको इसका जो सिस्टम है सारा कुछ निकल के आ जाएगा। आर्टिकल पढ़ लो कौन सा है क्या है, मॉसफेट से ही ये VDD नाम आता है। ठीक है, वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉसफेट का ही नाम है। मॉसफेट का ड्रेन जो है इसका नाम है ड्रेन पिन का। तो आपको मिल जाएगा, आप सीख सकते हो, आराम से देख सकते हो। एस का मतलब सोर्स, ठीक है, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन सोर्स। ठीक है, तो ये हमारा S1 है। तो S1 में इनपुट हो रहा है बीपीएच पावर और इसमें कैपेसिटर है, इसका भी अलग ग्राउंड है। और सेम टू सेम VDD-S2 इसमें भी इनपुट हो रहा है। VDD-S3 देखिए यहाँ पर, VDD-S4, S5, S6, S7, ठीक है, S7 तक इनपुट हो रहा है। तो इसके अलावा जो हमारा बीपीएच पावर और भी सेक्शन में इनपुट होता है तो वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो बीपीएच पावर इस पे इनपुट हो गया जो कि हमारा ब्रिज 1 सेक्शन पे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं और किस सेक्शन पे इनपुट हो रहा है। तो ये हमारा ई सेक्शन है। तो ई सेक्शन में क्या इनपुट होता है, तो देखिए यहाँ पर ई सेक्शन में इनपुट हो रहा है बीपीएच पावर। तो ये किस पे कनेक्ट हो रहा है, VDD-L, मतलब कि ये क्या सेक्शन है भाई, ब्रिज 2 सेक्शन, LDO सेक्शन। ब्रिज 2 सेक्शन होगा, LDO सेक्शन होगा और यहाँ से LDO आउटपुट होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे LDO है। तो आप देख सकते हो इसमें बीपीएच पावर इनपुट हो रहा है। तो बीपीएच पावर से कौन कौन सा वोल्टेज बनता है भाई, VDD। तो देखिए L8, L11, L11, L12, तो ब्रिज L8 होगा इसका नाम पूरा। ठीक है, तो ये जो इतना सारा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा वोल्टेज किससे बनता है, बीपीएच जो पावर है ये वोल्टेज से यहाँ से बनता है। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से पावर आईसी बनाता है। ये नहीं है कि बीपीएच पावर तो पहले इनपुट हो रहा है तो पहले ही बीपीएच पावर की जो आउटपुट से हमारा LDO वोल्टेज बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा पावर आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग होता है, उसी प्रोग्राम के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से पावर आईसी अपना वोल्टेज को आउटपुट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए L9, L10, L17, L18, L22 ये सारा वोल्टेज यहाँ पर बनाता है। लेकिन L20, L22 ये वोल्टेज, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह सिस्टम होता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि और किस सेक्शन में बीपीएच पावर इनपुट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ई सेक्शन है इसमें तो इनपुट होता है। ठीक है, एक सेक्शन पे एक लाइन इनपुट होता है। तो दूसरा देखेंगे सेक्शन F सेक्शन। तो ये हमारा CDC मतलब कोडेक सेक्शन। कोडेक सेक्शन क्या है, नाम क्या है, क्यों है, ये सारा आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है कोडेक आईसी के ऊपर। ठीक है, उसमें आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें बीपीएच पावर इनपुट होता है कि नहीं, देखिए। तो यहाँ पर बीपीएच पावर इनपुट हो रहा है। देखिए बीपीएच पावर इनपुट हो रहा है किसमें, ब्रिज बूस्ट बोल के यहाँ पर जो हमारा इस पर इनपुट हो रहा है। देखिए यहाँ पर बूट सेंस, ठीक है, बूस्ट सेंस और VDD-S पे कियर, VDD स्पीकर PA। ठीक है, तो PIC में इनपुट हो रहा है जो कि यहाँ पर हमारा जो पावर एम्पलीफायर आईसी है कोडेक सेक्शन में, यार स्पीकर, ठीक है, इसके लिए होता है। तो बीपीएच पावर इनपुट हो रहा है इसमें। और देखिए यहाँ पर और बीपीएच पावर इनपुट नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ, इतने सेक्शन पे बीपीएच पावर इनपुट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा। तो देखिए इसमें
यहाँ पर भी हमारा बी सेक्शन में बीपीएच पावर इनपुट होता है कि नहीं होता है उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बीपीएच पावर तो इनपुट हो रहा है, लेकिन इस साइड में देखिए हाँ बीपीएच पावर इनपुट हो रहा है। ये हमारा रजिस्टर है 0 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट होता है देखिए BDD 100 RF क्लॉक, ठीक है दोस्तों। ये 100 RF क्लॉक के लिए होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लॉक जो बनता है उसके लिए बीपीएच पावर इस पर इनपुट होता है बीपीएच पावर सेक्शन में। तो ये वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए बीपीएच पावर इनपुट हो रहा है, तो ये बीपीएच पावर नाम लिखा हुआ है जो कि इसमें अंदर इनपुट हो रहा है। हाउसकीपिंग की सेक्शन में ये वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज भी चाहिए होता है किस लिए, जो एनालॉग डिजिटल सेक्शन होता है उसका जो काम है उस काम को अंजाम देने के लिए बीपीएच पावर का वोल्टेज चाहिए होता है। तो और देखते हैं हम यहाँ पर बी सेक्शन, सी सेक्शन, इसमें कुछ नहीं है। तो डी सेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिए, तो चलिए डी सेक्शन पे चलते हैं। तो बीपीएच पावर इनपुट हो गया। बीपीएच पावर इनपुट होने के बाद और क्या होता है, सिस्टम होके वोल्टेज आता है। किस आईसी में से आता है, हमारा जो PMI आईसी है उससे आता है। तो देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, देखिए यहाँ पर P ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिस्टम ओके PMI 632, सिस्टम ओके मतलब कि PMI 632 आईसी पावर आईसी को बता रहा है कि हमारा सिस्टम ओके है, इसीलिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट आएगा। जब इसमें चार्जर लगा के आप चेक करोगे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा इस पर देखिए एरो बना हुआ है, एरो का मतलब आ रहा है इससे। तो यहाँ पर आएगा सिस्टम ओके वोल्टेज आ जाएगा। और कीपैड पावर एंड जो कि हमारा पावर की के लिए होता है, तो इस पे देखिए एक डायोड है। और डायोड यहाँ पर देखिए ये जो हमारा साइड है, ये हमारा साइड है एनोड साइड और ये हमारा कैथोड साइड, ठीक है। तो एनोड साइड ये, कैथोड साइड ये, इस सिंबल से आपको पता हो जाना चाहिए। और यहाँ पर लिखा ही है ये कैथोड एनोड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जा रहा है आगे। और अगर हम इसको चेक करेंगे आगे किस जगह पर जा रहा है, इसमें क्या सिस्टम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइन इधर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद ये जो है डायरेक्ट ये हमारा की B2B कनेक्टर में कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये की B2B कनेक्टर में मतलब कि हमारा जो पावर की है उस पर कनेक्ट हो जा रहा है। और यहाँ से क्या जा रहा है फिर देखते हैं यहाँ पर क्या जा रहा है। तो ये 1K रजिस्टर लगा हुआ है, तो क्लिक करेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे। देखिए TP में कनेक्ट हो रहा है। और ये हमारा क्या आईसी है भाई, तो ये हमारा PMI 632 आईसी, ठीक है दोस्तों, 632 आईसी है। तो इस आईसी से डायरेक्ट जा रहा है क्या 1K रजिस्टर की एक साइड पे, और ये कनेक्ट हो रहा है इस पे कीपैड पावर एंड TP पे। और ये डायरेक्ट लाइन जा रहा है हमारा जो पावर की TP है उसमें कनेक्ट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह होता है कनेक्शन। लेकिन अगर आपका जो पावर आईसी निकला हुआ है, पावर आईसी ख़राब है, ठीक है, वो ड्राई शोल्ड है, तब भी यहाँ पर 1.8 वोल्ट आएगा। किससे आएगा, PMI आईसी से आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों को चेक करना है। किस तरह चेक करना है, देखिए यहाँ पर जो हमारा डायोड है ना, तो डायोड की इस तरफ देखना है कि 1.8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब सिस्टम ओके वोल्टेज आएगा तो बीपीएच पावर भी इनपुट होगा। तो यहाँ पर चेक करना है 1.8 वोल्ट ठीक है कि नहीं है। 1.8 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब पावर आईसी से वोल्टेज निकल रहा है, जो कि पावर की ट्रिगर करने से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा तो आपको देखना होगा क्या, पावर आईसी को। अगर मान लो यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है लेकिन हमारा डायोड ही ख़राब है, वोल्टेज पास होने नहीं दे रहा है, तो कैसे पता करोगे उस टाइम। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि डायोड वैल्यू चेक करना है। मल्टीमीटर की जो डायोड वैल्यू है उसे चेक करना है। 300-400 के आसपास रीडिंग आना चाहिए। यहाँ पर आपको रेड प्रूफ लगाना है और यहाँ पर जो हमारा ब्लैक प्रूफ इसको लगाना है, आपको मिल जाएगा रीडिंग। उल्टा लगाओ के रीडिंग नहीं मिलेगा। अगर दोनों तरफ रीडिंग आता है तब तो आपका डायोड ख़राब है, उठा के फेंक दो, नया लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा डायोड का फंडा समझ लिया हम। तो यहाँ पर हमारा कीपैड पावर की ये भी कंप्लीट सिस्टम ओके, ये भी कंप्लीट। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जो पावर ऑन रीसेट है यह अभी एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, आपको मैंने बताया। तो अभी चलिए देखते हैं आगे। तो ये हमारा बी सेक्शन है, तो डी सेक्शन को देखते हैं। डी सेक्शन में सारा फंडा है, तो डी सेक्शन को समझने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये डी सेक्शन है दोस्तों, देखिए। तो डी सेक्शन में यहाँ पर हमारा बीपीएच पावर इनपुट हो गया। तो अभी यहाँ पर मैं सीरियल वाइज बताऊँगा, ठीक है, सीरियल वाइज बताऊँगा कि कौन सा वोल्टेज किधर किस तरह ऑन होता है, कहा जाता है। तो देखिए हमारा ब्रिज ऐसे, तो यहाँ पर देखिए स्विचिंग होके कोयल से स्विचिंग होके आउटपुट हो रहा है, और ये सेंसिंग है। तो सेंसिंग इस साइड पे होना चाहिए था ना, जैसे मैं बताया, जो हमारा सीक्वेंस में जैसे मैंने बताया कि यहाँ से कनेक्ट होके फीडबैक चला जाता है। जो सेंसिंग मतलब फीडबैक, ऐसा नहीं होता है। कहाँ से फीडबैक मिलता है आज आपको इस तरह वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये हमारा ब्रिज S1,
0.8625 वोल्ट लीजिए। तो 0.8 कभी कभार 9 वोल्ट दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1.2 वोल्ट भी आएगा कोई दिक्कत नहीं भाई, 1.3 वोल्ट भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, 1.4 वोल्ट भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना वोल्टेज आने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इसका अंदर ही उस तरह प्रोग्राम किया गया है। अगर इससे इतना ज़्यादा वोल्टेज निकलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमारा Brage S1 जो कि 0.8 वोल्ट आएगा डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है। ठीक है, अगर इससे कम आ रहा है वोल्टेज, फ़ोन ओके चल रहा है, इससे कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो फ़ोन ऑन होगा, फ़ोन चलेगा, ओके कंडीशन रहेगी, तो उसको कौन चेक करेगा भाई बताओ। अगर उसमें कोई और प्रॉब्लम है और उस टाइम आप चेक कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि ये तो वोल्टेज ज़्यादा आना चाहिए था, 0.8 आना चाहिए था, तो उस टाइम अगर आप इसमें मैकेनिज्म करना लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई। 0.8 वोल्ट, 0.67, 0.9, 0.1.0 ऐसा वोल्टेज जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन ज़्यादातर 0.8 वोल्ट ही देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि सेंसिंग जो लाइन है इससे पावर आईसी को बताता है कि भाई आगे की वोल्टेज है, बढ़ गया, कम गया, घट गया, आप स्विचिंग को इंक्रीज डिक्रीज करो, लेवल को सही करो। ये सारा कुछ यहाँ से हमारा Brage S1 का सेंसिंग लाइन से पता चल जाता है पावर आईसी को। ये लाइन मिसिंग होगा, ये लाइन ख़राब होगा तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो सेंसिंग लाइन है बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ये मिसिंग हो गया, कट गया, ख़राब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी सिस्टम से आपको चलना है। फ़ोन ड्रॉप आउट है, मतलब कि आपके पास कस्टमर फ़ोन लेके आया, कोई दुकानदार लेके आया, तो आपको सबसे पहले कंडीशन पता करना है कि फ़ोन डेड तो हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई भाई, थोड़ा मुझे बताओ, डिटेल पे बताओ किस तरह हुआ है। ऑटोमेटिक हुआ है लेकिन कैसे हुआ है, आप उस टाइम क्या कर रहे थे, फ़ोन में वीडियो देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, फ़ोन कॉल कर रहे थे या फिर गेमिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, थोड़ा सा आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, जानकारी लेके आप उस टाइम समझ जाओगे। अगर फ़ोन गिरा हुआ है, बंदा बोल रहा है कि फ़ोन गिर गया, बहुत सारे जो कस्टमर है नहीं बताते, ठीक है, नहीं बताते, छुपाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बताते हैं, तो उनको डायरेक्ट क्लियर कट बोल देना है कि देखो भाई आप अगर बताओगे क्लियर करके तो मुझे रिपेयर करने में आसानी होगी और मैं भी आपका फ़ोन बहुत जल्दी रिपेयर करके दे पाऊंगा, तो आप मुझे बताओ क्या सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरह आप बता के समझ के काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो कि सिचुएशन के हिसाब से फ़ोन को रिपेयर करना बहुत ईजी होता है और ये सही तरीका है। तो ये हमारा Brage S1, तो ये कहाँ पर जाता है, चलिए क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, आगे चेक करते हैं, जो कि यहाँ पर 4 लाइन आ रहा है, तो चेक करें सेंसिंग लाइन। तो देखिए यहाँ पर सेंसिंग लाइन जो है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 कैपेसिटर फिल्टर कर रहा है इस लाइन का वोल्टेज को, फिर जाके आउटपुट यहाँ से मतलब सेंसिंग लाइन आउट हो रहा है, पावर आईसी में जा रहा है। तो हर एक जो लाइन में फीडबैक लाइन होगा स्विचिंग लाइन में, वो कैपेसिटर के बाद फिल्टर वोल्टेज को सेंसिंग के रूप में पावर आईसी को देगा। ठीक है, तो मिसिंग होता है तो कोयल से आपको जंपर नहीं लगाना है भाई, कैपेसिटर से आगे जिस तरह है उसको देख के फॉलो करके जंपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, सेंसिंग लाइन कुछ इस तरह होता है। तो आगे से मैं सेंसिंग लाइन किस तरह है क्या नहीं है नहीं बताऊंगा, आपको देखना इसमें टिक के समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए Brage S1, तो ये लाइन है, तो ये लाइन यहाँ पर किस में कनेक्ट हो रहा है, ये क्या चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर ये हमारा CPU है। किस तरह कैसे पता किया मैंने, कैसे समझा, U1001G, अगर मैं इसको उठा के सर्च मार दूंगा लेआउट में तो मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझ पे भरोसा करो क्योंकि भरोसा ही सब कुछ होता है। तो देखिए यहाँ पर SDM439 पावर 1, ये हमारा पावर 1 सेक्शन है भाई। पावर 1 सेक्शन में CPU के अंदर ये वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, किधर गया, इधर है। तो Brage जो हमारा यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है, Brage S1, तो ये इनपुट हो रहा है यहाँ पर। तो ये कितने सारे बॉल पे कनेक्ट है देख सकते हो आप, CPU की बॉल नंबर भी पढ़ सकते हो, AH AP FF क्या क्या रहता है आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या है, VDD मॉडेम, ठीक है, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन मॉडेम। मॉडेम सेक्शन क्या है भाई, CPU के अंदर क्यों चाहिए मॉडेम सेक्शन में वोल्टेज, किस लिए चाहिए। देखिए दोस्तों, मीडियाटेक में सीन अलग है, क्वालकॉम में सीन अलग है। ठीक है, क्वालकॉम में वोल्टेज जो है सिम लगने के बाद क्वालकॉम चिपसेट में सीन बनता है, इसको समझना है। तो किस तरह होता है भाई, सिम लगाओगे तभी जाके पावर आईसी ये वोल्टेज आउटपुट करेगा, CPU को देगा। किस लिए, उस टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो CPU है ना, नेटवर्क सेक्शन जो है, नेटवर्क सेक्शन CPU के अंदर एक्टिव होगी, मॉडेम सेक्शन के अंदर नेटवर्क सेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मॉडेम सेक्शन क्वालकॉम CPU में एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, वायरलेस मतलब कि जो कि हमारा यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में वायरलेस कनेक्शन होता है,
तो वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मॉडेम सेक्शन सिम लगाने के बाद CPU में सिम कार्ड से नेटवर्क प्रोवाइडर का इन्फॉर्मेशन पड़ता है। CPU जो है मॉडेम सेक्शन वो क्या है कि जो हमारा सिम कार्ड है, सिम कार्ड की जो सिम कार्ड है किस कंपनी का है, उसका जो प्रोवाइडर है उसका इन्फॉर्मेशन पड़ता है और उसके हिसाब से नेटवर्क मोड और फ्रीक्वेंसी बैंड सिलेक्ट करता है। ठीक है, और मॉडेम सेक्शन CPU में डिजिटल डाटा को वायरलेस सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इससे वॉइस कॉल, SMS, इंटरनेट जैसा सर्विस पॉसिबल होता है। मॉडेम सेक्शन CPU में नेटवर्क क्वालिटी और सिग्नल स्ट्रेंथ को मॉनिटर करता है और रोमिंग जैसे सिचुएशन में नेटवर्क स्विच करता है। भाई बहुत बड़ी चीज़ है भाई, सिर्फ बता दिए मॉडेम, BD मॉडेम, ये मॉडेम काम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप खुद कंफ्यूज रहोगे दूसरों को क्या समझाओ, यही बात होता है। मैं अपने ऊपर ये मतलब नहीं बता रहा हूँ कि मैं इतना जानता हूँ, इतना मैं कुछ भी नहीं जानता भाई, मैं अभी तक कुछ भी नहीं जाना, मुझे और बहुत सारी चीज़ें जानना है। ये क्या मैंने जो सीखा है ये सीखने का कोई चीज़ है, और भी ज़्यादा सीखना चाहिए और मुझे सीखना है। मैं अभी भी आज भी पूरा दिन सीखता रहता हूँ, रोज़ मैं सीखता रहता हूँ। ठीक है, स्मेटिक को रोज़ समझता हूँ, रोज़ सीखता हूँ, सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ। भाई क्या बताऊँ, खाने का टाइम भी नहीं मिलता मुझे, नहाने का टाइम भी नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। तो देखिए यहाँ पर मॉडेम सेक्शन, तो मॉडेम सेक्शन में इतने सारे लाइन में बोल्डेज जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो फॉल्ट फाइंडिंग है, हाफ शॉट फुल शॉट क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये बोल्डेज आ रहा है, यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है मॉडेम सेक्शन में। तो नेक्स्ट करेंगे, देखिए रिटर्न चला जा रहा है पावर IC में। और फिर हमारा ब्रिज S2, यहाँ पर भी सेम कौन से स्विचिंग होके बन रहा है, इसको भी क्लिक करते आगे देखते। ये भी देखिए यहाँ पर इनपुट हो रहा है दोस्तों, और ये 0.8 वोल्ट की लाइन, और ये क्या है BDD CDC SDC, ये चीज़ें क्या है। ठीक है, BDD समझ में तो आ गया हमको, लेकिन CDC SDC 1 2 क्या चीज़। देखिए BDD मतलब कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, CDC का मतलब है चेंज डाटा कैप्चर, SDC मतलब क्या है, SDC मतलब है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक है, SDC 1 SDC 2, SDC 1 है हमारा MCP, ठीक है, और SDC 2 जो है वो हमारा मेमोरी कार्ड, SD कार्ड। ठीक है, जो हम फिजिकली एक्सटर्नली उसको निकाल के लगा सकते हैं, मतलब कि जो यूज़र है वो इसको लगा सकता है, खोल सकता है, और जो मैकेनिक भाई है वो तो सारा कुछ खोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो CDC का मतलब ये होता है और SDC का मतलब ये होता है। तो ये वोल्टेज इसमें क्यों आ रहा है, जो कि ये CPU है, ये CPU है, तो इसमें क्यों वोल्टेज आ रहा है भाई, तो CPU के अंदर तो वो वोल्टेज चाहिए होगा ना इस सेक्शन को एक्टिव करने के लिए, इसका जो भी फंक्शन है उसको एक्टिव करने के लिए, ताकि हमारा मेमोरी जो है, ठीक है, जो हमारा MMC है, EMCP है, RAM है, उसमें जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो इसका सेक्शन एक्टिव होना चाहिए, तो इसीलिए वोल्टेज इनपुट हो रहा है। तो चलिए ये वोल्टेज इस पर तो इनपुट नहीं हो रहा है, और भी जगहों पे जा रहा है, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए वोल्टेज जा रहा है जो कि हमारा BDD कोर है। तो मैंने जो बूट सीक्वेंस बताया था तो उस टाइम BDD कोर का ही नाम लिया था। ठीक है, तो क्यों है ऐसा, मैंने क्यों किया, देखिए ऐसा करने से हमारा क्या है कि बूट सीक्वेंस को समझ पाएंगे, और जब हम स्मेटिक पे आके समझेंगे तब हम डीपली समझ पाएंगे कि वो वोल्टेज किस लिए है, किसका लिए है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रिज S2 वोल्टेज BDD कोर के लिए होता है, और इतनी सारी जगहों पे ये कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं और किस जगह पर जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसिंग लाइन, नेक्स्ट यहाँ पर भी सेंसिंग लाइन कनेक्ट हो रहा है। तो ब्रिज S2 समझ लिए, ब्रिज S3 क्या है, लो LDO, क्लिक करते आगे चलते। और ये हमारा रिटर्न कहाँ पर इनपुट हो रहा है भाई, जो हमारा PM439 है इसका ब्रिज 2 सेक्शन में इनपुट हो रहा है, LDO सेक्शन में। तो कितना लाइन इनपुट हो रहा है, ब्रिज S3 और ब्रिज S3 2 लाइन इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न पावर IC में जा रहा है, तो जो कि हमारा ब्रिज 1 सेक्शन है। और फिर यहाँ पर ब्रिज S4, तो ये क्या है हमारा हाई LDO। ठीक है, वोल्टेज लेवल देख सकते हो 2.0। तो ब्रिज S4 इसको भी क्लिक करके देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अपना डाउट। यहाँ पर भी इनपुट हो रहा है, और इससे क्या क्या वोल्टेज बन रहा है देख सकते हो आप, L4 L5 L6 यहाँ पर आप देख सकते हो। BDD जो हमारा यहाँ पर देखिए S3 है, इससे क्या क्या वोल्टेज बनता है आप देख सकते हो, 1 2 3, ठीक है, 4 वोल्टेज बनता है। तो आप समझ सकते हो इसमें क्या क्या कौन सा वोल्टेज किस तरह बनता है, आप नोट करके अपना नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पर तो वोल्टेज इनपुट हो गया, और इनपुट होने के बाद कोडेक सेक्शन, इसमें भी ब्रिज S4 वोल्टेज इनपुट हो रहा है, देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 जगह पे इनपुट हो रहा है। ठीक है,
और फिर यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एक LDO है, इसमें भी ब्रिज S4 वोल्टेज इनपुट हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है LDO से नहीं। और यहाँ पर रिटर्न हमारा यहाँ पर आ गया। और अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है, NC है। अभी ये NC रजिस्टर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, VPH पावर इनपुट हो जा रहा है, इसलिए NC है। और अभी देखिए यहाँ पर हमारा पावर IC में आ गया। तो इतने सारी जगहों पे जाता है, तो जो कि बूट सीक्वेंस में सिर्फ इसमें इनपुट होना चाहिए, वो चीज़ें हमने बताया था बूट सीक्वेंस में। तो अभी यहाँ पर मैं सारा कुछ डीपली समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर है फिल्टरिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और फिर हमारा ब्रिज S5 तो देखिए दोस्तों, ब्रिज S3 और S4 वोल्टेज इनपुट होने के बाद ब्रिज S2 सेक्शन से हमारा वोल्टेज आउटपुट होता है LDO वोल्टेज। तो हम यहाँ पर ये जो लाइन है इतना सारा, इसको समझने के बाद, बाकी सेक्शन को समझने के बाद आगे बढ़ेंगे, ब्रिज 2 सेक्शन में जाएंगे। तो ये हमारा ब्रिज S5 है। तो ब्रिज S5 और S6 दोनों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, S5 S6, ये है हमारा सेंसिंग फीडबैक वोल्टेज फीडबैक लाइन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रिज S5 स्विचिंग है, BSW मतलब वोल्टेज स्विचिंग। तो यहाँ पर देखिए कोयल है, एक कोयल, दो कोयल, दोनों कोयल से स्विचिंग होता है और ये आउटपुट करता है वोल्टेज कितना, 0.8 वोल्ट, ठीक है। तो क्लिक करेंगे, आगे देखेंगे। और अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है, और ये क्या है, CPU है हमारा। CPU में इनपुट हो रहा है, इतने सारे बॉल पे कनेक्ट हो रहा है। ये बॉल क्या है, नाम क्या है, देख सकते हो आप, BDD APC एप्लीकेशन कोर। तो एप्लीकेशन कोर पे इनपुट होता है। एप्लीकेशन कोर क्या काम करता है भाई, तो देखिए दोस्तों, जब फ़ोन चलता है, ऑन होता है, ऑन होने के दौरान उसमें जो भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होता है, स्मूथनेस जो चाहिए होता है परफॉर्मेंस में, वो सारा काम एप्लीकेशन जो वोल्टेज है वो करता है। CPU के अंदर एप्लीकेशन जो सेक्शन है वो करता है। तो बूट सीक्वेंस में इसका होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए ये काम करता है। और साथ में जो भी हमारा एक्सटर्नल IC होता है, जैसे कि हमारा EMCP है, उस पर जो कम्युनिकेशन होती है, जो भी डाटा लेना देना होता है, वो सारा काम यहाँ से भी ये भी अंजाम देता है, ठीक है। एप्लीकेशन कोर वोल्टेज, तो कोर के लिए, एप्लीकेशन कोर के लिए वोल्टेज होता है। तो नेक्स्ट करेंगे, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर रिटर्न आ गया। तो फिर इसके बाद क्या है भाई, ये हमारा S5 S6 S7, अभी यहाँ पर देखिए S7 ब्रिज S7 वोल्टेज है। क्लिक करेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा CPU है, CPU के अंदर आ रहा है। तो ये क्या है, BDD PLL 11112, ये क्यों है BDD PLL, ये क्या है, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। PLL का पूरा नाम होता है फेस लॉक्ड लूप। क्या चीज़ है भाई फेस लॉक्ड लूप, देखिए फेस लॉक्ड लूप जो है CPU के अंदर ऐसा एक सेक्शन है जिसमें BB क्लॉक मतलब कि पावर ऐसी जो फ्रीक्वेंसी आता है, वो फ्रीक्वेंसी प्रोसेसिंग होके इसमें आता है। मतलब कि फिल्टर जो भी होता है इसके अंदर, CPU के अंदर प्रोसेसिंग करके इसमें आता है। वो ये जो PLL सेक्शन है, ये सेक्शन क्या करता है कि CPU में जो भी पेरिफेरल सेक्शन है, जो भी लॉजिक सेक्शन है, I2C सेक्शन है, ठीक है, उसमें क्या है, जो क्लॉक है, क्लॉक में फ्रीक्वेंसी को बांटता है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है उसको बांटता है और उसमें मॉनिटर करता है कि फ्रीक्वेंसी सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितना भेजना चाहिए, कितना नहीं भेजना चाहिए, कब इसको डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, भेजना है, घटाना है, देना है। फिर हमारा जो हमारा EMCP है, उसमें जो डाटा लाइनें होता है, कम्युनिकेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्टली क्विकली होना चाहिए। तो उसके लिए भी PLL सेक्शन एक्टिव रहता है। तो इसमें देखिए एक ही नहीं है, PLL2 बहुत सारा चीज़ है भाई। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर आप मेरे बातों पे ध्यान देना और मेरे बात को समझकर फिर नोट करना चाहते हो तो नोट करना। तो PH फेस लॉक्ड लूप, ठीक है। तो कुछ इस तरह नाम होगा दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, तो आप थोड़ा इधर उधर करके मैनेज कर लेना, ठीक है। तो फेस लॉक्ड लूप इसका नाम है, कुछ इस तरह होता है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लॉक्ड होगा, LO, मैंने A लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, LO। तो लॉक्ड लूप है, ठीक है दोस्तों, ये भी O। तो कुछ इस तरह होगा, तो आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो ज़्यादातर मैं आपको बता के ही समझाऊंगा, आप मेरे बात के ऊपर ध्यान से सुन के आप नोट करोगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद और किस जगह पर जाता है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, BDD EBICDC। तो वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन EBI का मतलब क्या है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस। ये क्या है, CDC तो हमको पता है, EBI का हमने अभी नाम सुना, ये क्या है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस, जो कि हमारा EMC जो है, EMCP जो है, रैम है, उस रैम सेक्शन में जो डाटा लाइन कम्युनिकेशन होता है, उसमें हमने जो मीडियाटेक में देखा जो हमारा EMCP लगा हुआ है,
उसमें क्या नाम था, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, और इसमें क्या है, EBI एक्सटर्नल बस इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कम्युनिकेशन लाइन को प्रेजेंट करता है नाम से। तो CDC का मतलब क्या है हमने जाना है, तो ये लाइन जो नाम है कुछ इस तरह होता है, नोट कर लेना आप। और फिर नेक्स्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, BDD MEM मतलब मेमोरी। तो मेमोरी सेक्शन CPU के अंदर क्या काम कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा एक्सटर्नल मेमोरी के है, कौन है, EMCP। तो ये यहाँ पर क्यों है, क्वालकॉम में मेमोरी सेक्शन का क्या रोल होता है। तो ये जो हमारा मेमोरी है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए MX लिखा हुआ रहता है, BDD MX। ठीक है, तो मेमोरी सेक्शन जो है वो मेमोरी सेक्शन काम करता है, कैच जो सेक्शन होती है उसमें 2 होता है कैच, L1 L2। तो देखिए दोस्तों, कैच सेक्शन क्यों है, जो कि हमारा रैम जो है वो हमारा टेम्पोररी कैच सेक्शन है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा मेमोरी है CPU के अंदर, ये क्या करता है कि रिसेंटली जो चीज़ें होती है फ़ोन पे उसको यहाँ पर कैच फाइल के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो दोस्तों CPU में स्टोर होता है, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा फास्टली ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, जो भी काम है वर्क है मल्टीटास्किंग है वो तेज़ी से कर रहा है। क्यों, क्योंकि CPU के अंदर ही है, मतलब कितना लाइन की लेंथ कम होगा, जितने पास वो IC होगी, जो कैच सेक्शन है वो होगा, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो ये क्या है, इसमें स्टोरेज जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और अगर छोटा मोटा स्टोरेज है, जो रिसेंटली जो चीज़ें होती है, जैसे कि 2-3 रिसेंटली चीज़ें हैं, उसका कैच फाइल बना देता है, बना के रखता है। और जो लॉन्ग कैच फाइल होता है, बड़ा सा बिग सा, वो हमारा रैम के अंदर ही होता है। रैम सेक्शन जो है वो हमारा कैच फाइल ही होता है, कैच फाइल का सेक्शन। टेम्पोररीली जो फाइल होता है कैच फाइल, उसको स्टोर किया रहता है। ठीक है दोस्तों, रैम सेक्शन में। और MMC जो है, NAND है, उसके अंदर हमारा परमानेंटली जो भी डाटा है रीड राइट जो करते हैं हम, वो रहता है। ठीक है, तो EMCP है, उसके अंदर रैम सेक्शन है। उसमें काम क्या होता है कि जब हम फ़ोन को ऑफ कर देते हैं तो उसमें जो भी डाटा रहता है वो चला जाता है। लेकिन कुछ फ़ोन में आपने देखा, फ़ोन को बंद करने के बाद भी फ़ोन अगर ऑन करेंगे तो जो चीज़ें हमारे जो 3 लाइन होता है उसमें चल रहा होता है, बैकग्राउंड में चल रहा होता है, वो चलता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से हम क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आ जाए, लेकिन फिर से वो स्टार्ट होगा, लेकिन बैकग्राउंड में आता रहेगा, चलता रहेगा। वो क्या होता है, ये जो मेमोरी सेक्शन है CPU के अंदर, ये काम करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह इसका प्रोसेसिंग काम है। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट वही चीज़ें, सेंसिंग लाइन यहाँ पर। और अभी देखिए रिटर्न हमारा ये पावर IC में आ गया। दोस्तों यहाँ पर हमने ब्रिज 1 सेक्शन को कंप्लीट देख लिया, जो कि बक सेक्शन है, बक आउटपुट वोल्टेज बनाता है। मॉडेम वोल्टेज तब बनता है जब सिम लगता है, ध्यान रखना, एक कोयल में वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, एक में। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्रिज 2 सेक्शन को, जो कि हमारा यहाँ पर E सेक्शन है, इस्मेटिक के जो कोड के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा E सेक्शन है, मतलब कि ब्रिज 2 सेक्शन है, इसमें जो है यहाँ पर ब्रिज S3 जो लो LDO इनपुट हो रहा है, ब्रिज S4 हाई LDO PPH पावर, ये एक हमारा मेन वोल्टेज है, ये इनपुट हो रहा है। तो इससे क्या क्या वोल्टेज बनेगा, इससे जो वोल्टेज बनेगा 2.8, 3.0, 2.9, 1.8, ये सारा वोल्टेज बनेगा। तो आप देख सकते हो। और हमारा जो ब्रिज S4 है 2.0 वोल्ट, इससे बनेगा 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट भी बनता है, 1.8 वोल्ट ज़्यादा बनता है। ठीक है, और ये जो हमारा ब्रिज S3 ये वोल्टेज बनाता है 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, या फिर 1.2 वोल्ट, 1.0 वोल्ट। ठीक है, कुछ इस टाइप का वोल्टेज बनाता है। और चलिए देखते हैं आगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा वोल्टेज क्या है, जो लाइन है यहाँ पर आप जो स्विच करके देख सकते हो कि कौन सा वोल्टेज पे किस में क्या वोल्टेज बन रहा है। तो देखिए ब्रिज L1, तो ब्रिज L1 किस साइड पे जा रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए ब्रिज L1 1.0 वोल्ट। तो इसमें हम कैसे पता करें ये किस जगह पर जा रहा है भाई। तो ये क्या है, Redmi 8 का डायग्राम है, और इसमें क्या वैसा बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया था पहले। तो आप यहाँ पर देखिए एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, और इसमें यहाँ पर बता रखा है कि S4 वोल्टेज किसके लिए होता है, L1 वोल्टेज, L4 वोल्टेज, L7, L8, L9, L20, जितना सारा LDO वोल्टेज है, ब्रिज वोल्टेज है, बग वोल्टेज है, वो किस लिए होता है देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसका रीज़न क्या है कि ये जो यहाँ पर फोटो है ना लगा हुआ इसमें स्कीमेटिक में, ये क्लियर नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने स्कीमेटिक डायग्राम पे जाके Redmi 8 का डायग्राम ओपन करना है, और हमारा PM439 के ब्रिज 2 सेक्शन पे आना है, और यहाँ पर आपको देखना है
यहाँ पर लिखा हुआ है MSM मॉडेम, MSM कोर एंड ग्राफिक्स। ठीक है, कोर एंड ग्राफिक्स के लिए होता है S2 वोल्टेज। ठीक है, ग्राफिक्स सेक्शन में जाता है MIPI, CSI एंड DSI लो वोल्टेज LDOs। ये क्या है भाई, S3 वोल्टेज। ये जा रहा है किसके लिए जाता है, MIPI CSI मतलब कि हमारा डिस्प्ले की डाटा लाइन, CSI जो हमारा कैमरा की डाटा लाइन एंड DSI ठीक है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस इसमें जाता है। तो दोस्तों MIPI CSI लिखा है इसमें शायद, तो MIPI मतलब क्या है कि हमारा कैमरा के लिए होता है, तो DSI होता है हमारा डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस जो कि हमारा डिस्प्ले के लिए होता है। ठीक है, लो वोल्टेज LDOs 1 2 3 एंड 23 वोल्टेज। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन सा लो वोल्टेज मतलब LDOs वोल्टेज जाएगा इसके अलावा। ठीक है, ये सारे यहाँ पर बता रखा है कि ब्रिज S3 जो है S3 इनपुट हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा यहाँ पर जो LDO वोल्टेज है, लो LDO वोल्टेज कौन सा जाना चाहिए इस सेक्शन में, ये यहाँ पर बता रखा है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, बस आपको समझना है। ठीक है, बस आपको समझना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, जो ब्रिज तो ब्रिज L1 1.0 वोल्ट, तो ब्रिज L1 देखिए L1 लिखा हुआ है, तो हम इस पे जाते हैं आगे L1 RF ICs। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ICs। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि कहाँ पर जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और देखिए यहाँ पर ये लाइन जा रहा है ना, यहाँ से आते ही यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 लाइन में डिवाइड हो जा रहा है। क्यों, किस लिए, कहाँ पर, WTR 0 BDD RFI DIG डिजिटल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए TX RX, तो इनमें जाता है। ठीक है, तो 3 लाइन में डिवाइड हो रहा है, 3 लाइन डिवाइड होके WTR में जाता है, जो कि आपको पता है ये 1.0 वोल्ट है। ठीक है, 1.0 वोल्ट किस लिए होता है, कब एक्टिव होता है, जब हमारा सिम लगता है तब देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको पता है नेटवर्क सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिलता है WTR में 1.0 1.8 वोल्ट मिसिंग होने का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता ही होगा। तो ये हमारा ब्रिज L1 1.0 वोल्ट है। तो अभी हम चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं और किस जगह पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किसी और जगह पे ये वोल्टेज नहीं जाता है। तो ब्रिज L2, तो L2 क्या है, L2 ये जा रहा है इधर 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 PRF, और इसमें क्या लिखा है भाई, जनरेटर, शायद जनरेटर 4L3। तो ये हमारा रैम के लिए है। ठीक है, रैम सेक्शन के लिए ये रेफरेंस वोल्टेज बना रहा है, जो कि मैंने आपको बताया वोल्टेज डिवाइडर 0.6 वोल्ट होता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर इसको। तो ब्रिज L2 क्लिक करेंगे आगे, ये आ गया हम, ये क्या है डायरेक्ट यहाँ पर हमारा ये क्या है भाई, LPDDR4 eMMC eMCP है। ठीक है, और इसका आप नंबर देख सकते हो, सर्च करके गूगल पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा eMCP है। तो eMCP के अंदर जो हमारा रैम है, रैम सेक्शन की पावर सेक्शन जो है, इसमें वोल्टेज इनपुट हो रहा है। कौन सा, ब्रिज L2 1.2 वोल्ट, जो कि मीडियाटेक में 1.1 वोल्ट होता था। तो इसमें 1.2 वोल्ट आ रहा है। BDD2 जो है ये वोल्टेज है। BDD2 का मतलब देखिए वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन 2। ठीक है, इसमें इनपुट हो रहा है। तो इनपुट होने के बाद साथ साथ यहाँ पर देखिए 1.2 वोल्ट और किस में जा रहा है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टेड है BDD2 BDDQ इसमें कनेक्टेड है। ये लाइन यहाँ पर जंपर क्या हुआ है, कनेक्टेड है, मतलब कि आप समझ सकते हो मदरबोर्ड में जब डिज़ाइन होगा कनेक्टेड रहेगा। BDDQ, तो BDDQ का नाम क्या है, देखिए BDDQ का नाम है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन क्विसेंट। ठीक है, क्विसेंट क्या स्पेलिंग होगा, किस तरह होगा, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पर आप समझिए QUIESCENT क्विसेंट। ठीक है, क्विसेंट ये नाम होगा, क्या QUIESCENT, ये C है, ये हमारा C है, नोट कर लो QUIESCENT क्विसेंट। जो भी स्पेलिंग है, मुझे मिस्टेक हो रहा है शायद, मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा, तो गूगल ट्रांसलेट जो है, गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो क्या है। मैं भी क्या था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पावर सेक्शन में आ रहा है, जो कि BDD और BDDQ में कनेक्ट हो रहा है 1.2 वोल्ट ब्रिज L2। नेक्स्ट, और ये क्या है भाई, ठीक है BDD-P1, ये क्या है CPU, ये CPU में ये जो है इसमें कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर क्या नाम लिखा है, LPDDR3 BDD-PX। ठीक है, PX क्या है और इसमें क्या है, P मतलब क्या लिखा हुआ है, PX का काम क्या है, नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, BDD का मतलब तो आपको पता ही हो गया होगा। तो PX का है, PX का पूरा नाम है परफॉर्मेंस कोर, ये है। ठीक है,
ये हाई परफॉर्मेंस टास्क को चलने के लिए जिम्मेदार है। परफॉर्मेंस कोर का काम है कि यूजर को फास्ट और स्मूथ मल्टीटास्किंग मिले। ठीक है, पीएस का जो नाम है परफॉर्मेंस कार्ड। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाना यहाँ पर। तो ये LPDDR3 जो है, इसमें ये लाइन से जो है इस सेक्शन से कम्युनिकेशन होता है। मल्टीटास्किंग जब होता है तब डेटा लेना देना, जल्दी लेना जल्दी देना, तुरंत काम करना, इधर उधर दो लो फेंको, लो दो फेंको, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह काम करता है। तो ये मल्टीटास्किंग जो होता है फ़ोन में तब ये होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे तो बेहतर होगा। तो आपको बस समझना है। तो ये फिल्टरिंग है, देखिए कैपेसिटर है जो भी ये फिल्टर करता है, वोल्टेज यहाँ पर आता है। फिर नेक्स्ट अब ये देखिए हमारा जो भी मैंने आपको बताया था कि BREF LPDDR3 वोल्टेज रेफरेंस की लाइन। तो ये NCNC क्या है, कैपेसिटर, और रजिस्टर क्या है 4.7 के 2 रजिस्टर है। यहाँ से वोल्टेज इनपुट हो रहा है, पुल अप और ये पुल डाउन। ये हमारा पुल डाउन, ये पुल अप। ध्यान से देखो भाई, मैं आपको 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, पुल अप रजिस्टर। ठीक है, पुल अप रजिस्टर है। तो देखिए ये क्या है, सॉरी यहाँ पर ये हमारा पुल डाउन। ठीक है, ये हमारा पुल डाउन रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पुल डाउन रजिस्टर है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरह पुल अप और पुल डाउन का काम होता है, नाम होता है, कमाल होता है। तो आप देख सकते हो। तो ये किधर से किधर कनेक्ट हो रहा है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा क्या है, EMCP है, LPDDR3 है। LPDDR जो नाम है मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, फुल नेम। तो ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। देखिए BREF CA, BREF DQ दोनों पे काम हो रहा है। CA क्या है, कमांड एड्रेस, DQ क्या है, डाटा क्वालिटी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चलेगा जब मैं EMCP को समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा लाइन है भाई, बहुत सारा चीज़ें समझना है। दिमाग को एक साइड खाली कर दो, मैं भरने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम देखते हैं। और ये हमारा BREF EBI क्या है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस। ठीक है, EBI का मतलब है। तो ये कनेक्ट हो रहा है, किस में कनेक्ट हो रहा है, CPU में। तो चलिए नेक्स्ट। और अभी यहाँ पर ख़त्म लाइन। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं हमारा जो BREF 2 सेक्शन, BREF L2, BREF L3 क्लिक करेंगे और इसमें देख लेते हैं BREF L3 क्या है भाई। इधर से इधर कैमरा डिजिटल, ठीक है, कैमरा स्क्रीन। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट कैमरा, ये क्या हमारा है, मेन मोनो कैमरा। अभी रिटर्न आ गया। तो ये कैमरा के लिए सही है। यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है BREF L4, इसको भी क्लिक करते हैं और इसमें देख लेते L4 RFICs एंड QPS ELN है। अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे करता हूँ और ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर रजिस्टर पे 0 और ये कनेक्ट हो रहा है WTR में। ठीक है, तो मतलब कि ये WTR का 1.8 वोल्ट है। हाँ, ये 1.8 वोल्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए एक IC है। ठीक है, ये नेटवर्क सेक्शन में काम करता है और आप देख सकते हो इसमें GPS लिखा हुआ है और यहाँ पर GPS इन, तो ये GPS सेक्शन के लिए। नेक्स्ट, ये आ जा रहा है रिटर्न BREF L5। ये तो बहुत सारा लाइन है इसमें। तो इसमें क्या है BREF L5 देखिए मोस्ट क्या है, मोस्ट डिजिटल ICs, हम मोस्ट डिजिटल IOS MSM पैड ग्रुप्स या कोड दिख नहीं रहा, जो भी है 3 लिखा हुआ है एंड 7 LPDDR3 एंड MMC। तो इतनी सारी जगहों पे जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आ रहा है कोडेक सेक्शन हमारा PM439 का और यहाँ पर इनपुट हो रहा है। ये डायरेक्ट हमारा किस पे कनेक्ट हो रहा है, BCCQ। ठीक है, BCCQ में कनेक्ट हो रहा है। BCCQ का पूरा नाम क्या होता है, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। Q मतलब क्विसेंट है, क्या है आप समझ सकते हो, जो भी मैंने लिख के भी आपको दे दिया। तो ये है चीज़ें। तो इसमें वोल्टेज आके मतलब कनेक्ट हो रहा है। BCC मतलब कि वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो भी लाइनें आगे समझेंगे। नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है, फिर यहाँ पर देखिए हमारा ये रैम सेक्शन, रैम की पावर वोल्टेज सेक्शन। तो इसमें BTD में ये कनेक्ट हो रहा है BREF L5 1.8 वोल्ट। ठीक है, सही है, जो कि हमने बूट सीक्वेंस पे देखा था। और अभी यहाँ पर देखिए एक पुल अप रजिस्टर मतलब कि लग रहा है इसमें, और ये किस लिए, SDC1 कमांड। ठीक है, कमांड के लिए पुल अप करके रख रहा है। चलिए नेक्स्ट। और अभी यहाँ पर क्या है, ये भी यहाँ पर देखिए NC है, सारा रजिस्टर जो है NC है।
ठीक है। डाटा लाइन है यहाँ पर 8 बिट डाटा लाइन NCA। नेक्स्ट ये क्या है हमारा, ये क्या कनेक्टर है भाई, LCD कनेक्टर। LCD कनेक्टर में यहाँ पर 2 पुल अप रजिस्टर से ये वोल्टेज जा रहा है, पुल अप वोल्टेज, देखिए TPA रीसेट एंड TPI इंटरप्ट इनके लिए जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए FP VDD IO फिंगरप्रिंट के लिए जा रहा है। नेक्स्ट ये क्या है, ये हमारा डिटेक्ट, कौन सा क्या डिटेक्ट कर रहा है, देखिए सिम SD कार्ड डिटेक्शन के लिए पुल अप वोल्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स USB बूट, तो ये क्या है, 10 के रजिस्टर से यहाँ पर लग रहा है, तो ये हमारा ADL पॉइंट होगा शायद, फोर्स USB बूट, हाँ ये ADL है, तो ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट तो मतलब कि क्या होता है, जब हम ADL पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट को आपस में टच करवा देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है ये वोल्टेज इसमें कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्ट होने से यहाँ पर CPU में चला जाता है। देखिए यहाँ पर CPU है ना, GPIO सेक्शन CPU का है और ये कनेक्ट हो रहा है फोर्स USB बूट, ठीक है। USB लगा के मतलब यहाँ पर हम इसको क्लिक करके USB लगाएंगे TP में शॉर्ट करके, तो बूट मतलब ADL पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ADL पॉइंट से जैसे हम कनेक्ट करते हैं जो भी उस तरह होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, अरे भाई हमें यहाँ पर क्लिक करना चाहिए। और अब ये क्या है, ये एक IC है, क्या चीज़ है, कौन सा IC है, नेटवर्क सेक्शन के, शायद ये हमारा 4G IC 3G 2G ऐसा होगा कुछ, ये 3G 2G IC है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ ये 3G 2G IC है, ठीक है, ये हमारा 3G 2G IC है, इसमें ये वोल्टेज कनेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, ये हमारा 3G 2G IC है। नेक्स्ट यहाँ पर ये NCA कनेक्टेड नहीं है, और ये हमारा ACAR IC है, देख सकते हो, मॉडल नंबर से सर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। जब नेटवर्क सेक्शन को पढ़ाऊँगा तो मैं ये चीज़ें बताऊँगा क्या है। नेक्स्ट ये वोल्टेज की लाइन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये भी नेटवर्क सेक्शन का IC है। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक IC है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी जा रहा है, ये हमारा जो APT IC है इसमें जा रहा है, LP इसमें L5 1.8 वोल्ट। अगर ये APT IC शॉर्ट होगा, ख़राब होगा, ज़्यादातर देखने को मिलता ही है, तो ये वोल्टेज भी प्रॉब्लम करेगा, जिससे फ़ोन डेड कंडीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए VDD IO 1.8 वोल्ट, इसमें जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है। LCD बैकलाइट ड्राइवर, इसमें जो I2C प्रोटोकॉल है, इसमें पुल अप वोल्टेज के लिए, इसमें भी पुल अप वोल्टेज के लिए। और ये क्या है, CPU में जा रहा है BJD MIPI DSI 1.8 वोल्ट, ये वोल्टेज जा रहा है किसके लिए, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। MIPI का पूरा नाम क्या है, तो MIPI का पूरा नाम बहुत समझते हैं, तो दोस्तों MIPI का पूरा नाम है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, ठीक है। मेरे जो मैं जैसे बता रहा हूँ उस बात के हिसाब से, मतलब जो कह रहा हूँ उसके हिसाब से आप नोट करके लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा MIPI DSI मतलब डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट करते हैं, और आप यहाँ पर देखिए ये भी CPU में कनेक्ट हो रहा है, BDD-P। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या मैंने बताया था पहले, PX, ठीक है। PX सेक्शन में, P सेक्शन में ये इनपुट हो रहा है, ठीक है। MMC आप देख सकते हो, MMC से जो कनेक्शन होता है, जो डाटा लाइन देना, डाटा लेना देना होता है, राइट रीड, यहाँ पर इस सेक्शन में ये वोल्टेज इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस स्कोर इसमें इनपुट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यह क्या है, CPU है, ठीक है। CPU के अंदर ये भी P मतलब BDD PX3 IO इंटरफेस इनपुट आउटपुट, इसमें भी इनपुट हो रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है भाई, ये क्या है, ये हमारा PMI 632 IC है, इसमें BDD MSM IO, इसमें भी इनपुट हो रहा है। नेक्स्ट ये अब रिटर्न आ गया, इतनी सारे जगहों पे बीरेज L5 वोल्टेज जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। मिसिंग होगा, शॉर्ट होगा, नहीं बन रहा होगा, डेड फोन। बीरेज L6 अभी देखते हैं, ये भी कुछ जगहों पे जा रहा है, तो ब्रिज L6 L5 L6 ये क्या है, MSM QFPR GM या CM क्या है, कैमरा टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड सेंसर्स, इनके लिए ये वोल्टेज जाता है। चलिए देख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, तो इसमें 0 ओम का रजिस्टर है, मिल लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा LCD कनेक्टर है, इसमें ये ब्रिज L6 1.8 वोल्ट, जो कि हमें पता है, ठीक है, ये वोल्टेज कनेक्ट होता है। नेक्स्ट ये हमारा फ्रंट कैमरा इसमें जाता है। नेक्स्ट ये हमारा ऑक्स कैमरा, जो भी जैसा भी जाता है इसमें। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, B2B कनेक्टर होगा, नहीं ये मोनो कैमरा, ठीक है, मोनो कैमरा में जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, एक IC है, ठीक है, मतलब सेंसर IC है, देखिए सेंसर
ये सेंसर आईसी है। नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए एक और आईसी है, ठीक है। ये दोस्तों ब्रिज L6 1.8 वोल्ट, ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ये भी सेंसर आईसी है। नेक्स्ट, जो कि पहले बता रखा था, इसमें सेंसर में कनेक्ट होगा ये वोल्टेज। और यहाँ पर देखिए एक पुल अप वोल्टेज है, ये भी सेंसर है, LSPS सेंसर। और यहाँ पर देखिए मेन FPC B2B कनेक्टर, इसमें भी जा रहा है वोल्टेज, देखिए ये वोल्टेज इसमें भी जा रहा है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो SAR सेंसर, इसमें भी जा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर सेंसर की जो प्रोटोकॉल लाइन है SDA/SCL, इसमें भी कनेक्ट हो रहा है पुल अप वोल्टेज। देखिए यहाँ पर कैमरा जो यहाँ पर SDA/SCL, इसमें भी कनेक्ट हो रहा है I2C में, ये भी इसमें भी I2C में पुल अप वोल्टेज, इसमें भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा CPU है, CPU में कनेक्ट हो रहा है किसमें, BDD QFP-ROM FRG। ये इतना चीज़ लंबा क्या चीज़ है भाई। तो देखिए ये जो है ना BDD वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन QFP-ROM PRG, इसको समझना है। तो देखिए इसका जो पूरा नाम है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन फॉर क्वेलकॉम फ्यूज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक वोल्टेज लाइन है जो CPU के QFP-ROM को पावर सप्लाई करता है। QFP-ROM एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो CPU के सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को स्टोर करता है, ठीक है। QFP-ROM में कुछ फ्यूज होते हैं जिन्हें PRG से प्रोग्राम किया जा सकता है। PRG का पूरा नाम है प्रोग्रामर। ये एक डिवाइस है जो QFP-ROM के फ्यूज को ब्लॉक करके उन्हें परमानेंट बना देता है। इससे CPU के सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को लॉक किया जा सकता है। भाई समझ सकते हो क्या चीज़ बनाया है कंपनी ने, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसके अंदर, ये जो हमारा क्वालकॉम जो चिपसेट है CPU है, इसमें जो भी सिक्योरिटी होती है, कोड वगैरह होता है, उस कोड को यहाँ पर क्या है कि लॉक करके रखा हुआ है। और ये वोल्टेज चाहिए होता है उसमें, ठीक है। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें अगर ये वोल्टेज हम मिसिंग कर देंगे तो क्या होगा भाई, तो उस टाइम पे जो हमारा EMCP है उससे और CPU से कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगा, जिससे फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फ़ोन डेड हो जाएगा क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो दोनों का नहीं मिल पा रहा है, सिक्योरिटी नहीं पा रहा है कि ये हमारे साथ जो पहले कंपनी से लगा हुआ था, लगा के आया था, वो लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से चालाकी है, मतलब कि वो नहीं चाहते कि हमारे फ़ोन में कोई छेड़छाड़ करे, उल्टा सीधा ये चेंज करना, वो चेंज करना, CPU चेंज करना करे, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो लोग ऐसा सिस्टम बनाया। फिर भी हम क्या करते हैं, हम तो तिगड़म तगड़म करते ही है, हमारा काम ही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए रिटर्न ये हमारा ब्रिज L6 1.8 वोल्ट यहाँ पर है, ब्रिज L7 1.8 वोल्ट, ये क्या है ब्रिज L7, ठीक है। L6 L7 ब्रिज L7 यहाँ पर MSM एनालॉग USB and PLLS WCN XO and PM स्विचिंग या सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक ड्राइवर, ऐसा कुछ है लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें जा रहा है वोल्टेज। तो चलिए देख लेते हैं आगे ब्रिज L7। नेक्स्ट, और ये हमारा CPU ए मतलब एनालॉग सेक्शन पे इनपुट हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये हमारा USB जो है USB 1.8 वोल्ट, इसमें कनेक्ट हो रहा है। अगर ये कनेक्ट नहीं होगा, मिसिंग होगा, तो क्या होगा, USB कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, फेक चार्जिंग, फ्लैश, अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए BDD PLL2, तो PLL का क्या है, काम क्या है, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। इसमें वोल्टेज अलग अलग चाहिए होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सेम PLL सेक्शन में। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए BDD A2 एनालॉग, इसमें भी कनेक्ट हो रहा है PLL सेक्शन। नेक्स्ट, ये हमारा BDD MIPI DSI 1.8 वोल्ट, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको चाहिए होता है वोल्टेज। तो ये हमारा DSI नहीं है दोस्तों, ये क्या है, किस पर कनेक्ट हो रहा है, CSI पे, कैमरा सीरियल इंटरफेस, इसमें कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज मिसिंग होगा, कैमरा काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न यहाँ पर आ जा रहा है ब्रिज L8, इसको देख लेते हैं। L8 यहाँ पर, यहाँ पर L8 इधर किधर है, MMC, इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ MMC के लिए वोल्टेज है, देख लेते हैं। देखिए MMC के लिए BCC वोल्टेज जो है वो MMC के लिए वोल्टेज होता है। चलिए आगे चलते, और यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक MOSFET है और यहाँ पर एक लाइट है, ठीक है, LED है, IR। तो ये IR सेंसर है, हाँ ये IR सेंसर है, जो कि हमारा TV
एसी सेटअप बॉक्स जो भी है, उसमें जो रिमोट है, रिमोट में जो IR LED होती है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर है जो कि हमारा रेडमी फ़ोन में देखने को मिलता है। IR से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मॉसफेट है, तो इसमें भी ये वोल्टेज 2.9 वोल्ट जाता है। नेक्स्ट ये रिटर्न यहाँ पर आ जा रहा है। ब्रिज L9, ये क्या है? ब्रिज L9 इधर, तो देखिए ये WCN वायरलेस कनेक्टिविटी इसमें कनेक्ट हो रहा है, तो देख सकते हो। नेक्स्ट करेंगे हम, देखिए यहाँ पर BD WL PA, BD BT DA, तो BT WP, तो दोस्तों WL BT क्या है, ब्लूटूथ, WL क्या है, वायरलेस। ठीक है, वायरलेस जो है वाईफाई हो सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें है यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। फिर ब्रिज L10, देखिए ये जो वोल्टेज की लाइन है, जो चीज़ें वोल्टेज नहीं बनेगा इसमें, अगर जो यहाँ पर क्या नहीं चलेगा, जो क्या है वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वो काम नहीं करेगा, लेकिन फ़ोन ऑन होगा। अगर इसमें शॉर्टिंग आएगा तो शॉर्टिंग कंडीशन में रिस्टार्ट फ़ोन करेगा। जैसे ही पावर की ट्रिगर करोगे, फ़ोन आएगा फास्ट बूट में, फिर रिस्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम जो हमारा शॉर्ट है, ब्रिज वोल्टेज शॉर्ट होने से होता है, तो ये हम ट्रेसिंग टेक्निक में समझें। तो आप ब्रिज L10 क्या है, L10 इधर, और आप देख सकते हो यहाँ पर सेंसर एंड टच स्क्रीन। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर LSPS LTR जो भी है इसमें LSPS जो सेंसर है उसके लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर ये PF ABDD जो फिंगरप्रिंट, इसके लिए LSPS सेंसर के लिए। नेक्स्ट ये मेन FPC B2B कनेक्टर में, और ये SAR सेंसर में यहाँ पर भी एक सेंसर है। और नेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म। ब्रिज L10 L11, अभी L11 क्या है, L11 यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड में सिर्फ चाहिए होता है इसको। आप देखिए ये माइक्रो SD कार्ड में ये वोल्टेज जाता है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट आप कुछ नहीं है इसमें। ब्रिज L12 BDD PX2 SDC, इसको देख लेते हैं। और L12 तो 12 यहाँ पर देखिए MSM पैड ग्रुप 2, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, अरे भाई नेक्स्ट हो जा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर BDD P2, ठीक है, परफॉर्मेंस सेक्शन के लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस कोड जो है इसमें वोल्टेज आता है। नेक्स्ट, और किसी जगह पर नहीं जा रहा है, ये भी वोल्टेज चाहिए होगा, इम्पोर्टेंट है। और ब्रिज L13 3.0 वोल्ट। L13 इधर क्या है, MSM USB एंड PMIC एंड एक्सटर्नल कोडेक का ऑडियो, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा CPU है, CPU में USB आ रहा है 3.3 वोल्ट USB सेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पर नहीं, और किसी जगह पर नहीं जा रहा है। ब्रिज L14 किधर है, यहाँ पर L14 ये है MSM पेड ग्रुप 5 डुअल या डेविल वोल्टेज क्या है भाई, सिम एंड NFC। चलिए देखते हैं क्या किधर जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ब्रिज L14 ये यहाँ पर कनेक्ट है 1.8 वोल्ट, देखिए हमारा सिम के लिए ये वोल्टेज है। नेक्स्ट ये हमारा CPU में भी कनेक्ट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सिम का जो वोल्टेज जाता है वो CPU में भी कनेक्ट होता है। नेक्स्ट ये हमारा किसी और जगह पे नहीं, ये भी सिम के लिए सिम में ही कनेक्ट होगा। ब्रिज L16 L15 16 ये L16 है। और देखिए PMIC HK ADC हाउस कीपिंग एनालॉग टू डिजिटल सेक्शन में जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोर्ड ID, अच्छा ये बोर्ड ID में काम कर रहा है किसके, यहाँ पर देखिए ये हमारा PMI 632 इसका बोर्ड ID यहाँ पर है, तो ये मिसिंग होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फोन डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको चार्जिंग कोर्स में पता चलेगा। नेक्स्ट ये बोर्ड ID में कनेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रिज L16 1.8 वोल्ट, तो ये हाउस कीपिंग में जो कि बता रखा है, सही भी बता रखा है, देखिए हाउस कीपिंग है। और हाउस कीपिंग में क्या है, एक्सो थर्मल जो कि हमारा क्रिस्टल जो है इसका थर्मल की पुल अप वोल्टेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए PA थर्मल, इसके लिए भी ये वोल्टेज है। ठीक है, PA थर्मल के लिए जो कि हमारा 4G है, उसमें उसके सामने देखने को मिलता है थर्मिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, हमारा NTC थर्मिस्टर है, और ये स्किन थर्मल। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है। तो ये क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर ये हमारा PMI 439 है, तो 439 की UI सेक्शन है। ठीक है, तो UI सेक्शन में ये काम है इसका। और ये किधर कनेक्ट होता है भाई, इसका सामने, मतलब कि ये तो PMIC लग रहा है। नेक्स्ट इधर देखिए PMIC 632, तो इसमें GPIO सेक्शन में ये स्किन थर्मल काम कर रहा है। और फिर यहाँ पर इसको चेक करते हैं और जगह पर, अभी यहाँ पर एक्सो थर्मल। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पर एक और LCD NTC। LCD में भी ये वोल्टेज जाता है NTC सेंसिंग के लिए, मतलब कि टेम्परेचर सेंसिंग के लिए, और ये ख़त्म। फिर ब्रिज L17 2.8 वोल्ट, L17 इधर। तो देखिए यहाँ पर L17 कैमरा एंड डिस्प्ले। चलिए देख लेते हैं ये क्या है हमारा कैमरा। हाँ कैमरा नेक्स्ट, ठीक है। ये सिर्फ कैमरा के लिए यूज़ किया गया है, मेन मोनो कैमरा। ब्रिज L18 2.7 वोल्ट, ब्रिज L18 किधर, इधर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, OT QT क्या है, RF फ्रंट एंड, मतलब कि ये हमारा RF सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन में ये वोल्टेज जाता है L18 2.9 वोल्ट। चलिए चलते हैं। देखिए ये क्या है, MXD, ठीक है। ये क्या चाहिए देख सकते हो आप, WTR PRX जो भी। नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ज़रा कनेक्ट हो रहा है, ये भी MBRX XW। नेक्स्ट ये भी कुछ ऐसा नेटवर्क सेक्शन में है। नेक्स्ट ये नेटवर्क सेक्शन में कंप्लीट ये इस वोल्टेज का ही सारा ताम जाम है यहाँ पर। और चेक नेट, और ये तो अभी यहाँ पर हम कोई DPT स्विचिंग नेट पेट कोई चेक नहीं करेंगे। चलिए ब्रिज L18 देख लिए। ब्रिज L19 क्या है, 1.3 वोल्ट। ब्रिज L19 इधर MSM एनालॉग, WCN एंड WGB या GR जो भी है। चलो देखते हैं L19 नेक्स्ट। और ये क्या है हमारा WLUPC TX, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन जो है, वाईफाई हॉटस्पॉट। नेक्स्ट ये हमारा CPU है, CPU में जा रहा है एनालॉग सेक्शन में। नेक्स्ट ये भी CPU में जा रहा है WLAN। तो दोस्तों जब इसका भी कोर्स आएगा वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन की, नेटवर्क सेक्शन की, तब बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एनालॉग सेक्शन, ये हमारा क्या है, CPU है, इसमें भी इनपुट हो रहा है। नेक्स्ट और यहाँ पर ख़त्म। फिर देखिए 19 के बाद ना तो इसमें 20 है, फिर ये है 20 इधर PMIC 100 सर्किट्स, तो मतलब कि क्रिस्टल में इसका काम है। तो अभी ये 20 नहीं है, तो 20 किधर गया, 20 को ढूंढो। इधर तो नहीं मिलेगा, इधर मिल सकता है शायद। देखिए ब्रिज 100, तो यही वोल्टेज के बारे में बताया गया है, जो कि 1.8 वोल्ट आता है इसमें, ठीक है। इसमें भी सेम आता है। देखते ये भी है कि नहीं है, किधर। तो 20 के बाद 21 नहीं है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, तो 21 मतलब कि वो ही वाला लाइन है। देखते यहाँ पर देखिए PMIC RF क्लॉक बफर्स, तो ये वही बात है, RFIC की जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट बनता है PMIC में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए ब्रिज L22, तो L20 इधर पे है, L22 इधर कैमरा एनालॉग, तो ये कैमरा के लिए होगा शायद। चलिए देख लेते हैं, बताते कुछ और लिखते कुछ, देख लेते हैं हम। यहाँ पर भरोसा नहीं करा जा सकता, फ्रंट कैमरा। नेक्स्ट और ये भी ऑक्स कैमरा, ये भी मेन मोनो कैमरा, ठीक है, हो गया। ब्रिज L23 किधर, L23 इधर है, MIPI CSI DSI एंड USB। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार आके इसमें पढ़ो, समझो, देखो, ठीक है भाई। जितना आप पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतना ही समझोगे। ये CPU के अंदर USB कोर। नेक्स्ट ये हमारा MIPI CSI। नेक्स्ट क्या वोल्टेज है इसमें, 0.8 वोल्टेज। अभी ये लाइन ख़त्म यहाँ पर सारा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्रिज की जो सेक्शन है, ब्रिज जैसा क्या काम करता है, किधर जाता है, किधर नहीं जाता है, वोल्टेज की लाइनें ख़त्म कर दी हमने। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस लाइन में कितना GR वैल्यू, कितना नहीं GR वैल्यू देखने को मिलता है, वो चलिए हम बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस लाइन में GR वैल्यू जो है आपको देखने को मिलेगा, L1 जो है 0.522 ऐसा मिलेगा, और इस लाइन में मिलेगा 0.324, इस लाइन में मिलेगा 0.534, इसमें मिलेगा 0.500, इसमें मिलेगा 0.330, इसमें 0.448। तो नेक्स्ट करते हैं, हमने क्या तक देखा, ब्रिज L6 तक देखा। तो चलिए ऊपर करते हैं थोड़ा, L6 इधर, L6 के बाद L7, तो L7 में 0.440, और फिर यहाँ पर देखिए L8, इसमें मिलेगा आपको 0.412, और फिर यहाँ पर ब्रिज L9, इसमें मिलेगा 0.535, L10 0.727, फिर यहाँ पर L11 0.727, ठीक है, सेम। और फिर यहाँ पर देखिए ब्रिज L12 में मिलेगा 0.654, और फिर यहाँ पर
0.602 और यहाँ पर देखिए BRH L14 इसमें मिलेगा 0.674 और BRH L16 इसमें आपको देखने को मिलेगा 0.532, L17 और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 0.727, ठीक है। और फिर यहाँ पर L18 0.640, L19 0.474 इसमें मिलेगा। और फिर यहाँ पर देखिए L22 इसमें आपको देखने को मिलेगा 0.724, L23 इसमें आपको देखने को मिलेगा 0.151 इसमें कोर है, USB कोर वोल्टेज इसमें देखने को मिलेगा इतना GR, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। देखिए दोस्तों, जो GR वैल्यू मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद टेस्टिंग किया ओके फ़ोन में, तो आप क्या मान सकते हो इसमें थोड़ा सा माइनस प्लस होगा, कोई झंझट वाला दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ओके मान सकते हो, ठीक है। ओके मान के चलना है तो नोट कर लो, GR वैल्यू वोल्टेज वैल्यू बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ इस तरह इंटरेस्टिंग बनाने का ताकि आप लोगों को देखने पे मज़ा आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे CPU MCP, ठीक है, उसको देखेंगे। और उस पार्ट में हो सके तो मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग भी बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।